हे गाइस, तो स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक का पार्ट 2। पार्ट 1 में जितने भी आपके पी ब्लॉक में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसको मैंने सब क्लियर किया उसमें। ठीक, अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो आपके पी ब्लॉक में जितने भी कंपाउंड्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन फैमिली के कंपाउंड्स के बारे में। तो नाइट्रोजन फैमिली में आपको पढ़ना है सबसे पहले डाई नाइट्रोजन के बारे में, डाई नाइट्रोजन यानी N2 के बारे में पढ़ना है। ओके, तो हम बात करेंगे प्रिपरेशन, डाई नाइट्रोजन के प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं। तो 3 मेथड है आपके एनसीईआरटी में, 3 मेथड दिया है बनाने का। ठीक, तो देखिए पहला दूसरा बहुत आसान है। पहला क्या है, अमोनियम का नाइट्रेट और अमोनियम का कार्बोनेट, अमोनियम का नाइट्रेट और अमोनियम का कार्बोनेट को आप गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन गैस निकलता है। ठीक, तो अमोनियम के नाइट्रेट को एनसीईआरटी ऐसे भी लिखता है अमोनियम क्लोराइड प्लस Na2। ठीक, यानी अमोनियम नाइट्रेट को एनसीईआरटी ऐसे लिखता है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, इन दोनों के मिक्सचर को लिखता है। इसको आप यदि देखेंगे तो ये एक प्रकार से बन जाएगा आपका अमोनियम नाइट्रेट और NaCl बन जाएगा। इन दोनों से आप देख सकते हैं। ओके, या तो एनसीईआरटी या तो आपको डायरेक्ट ऐसे भी दे सकता है अमोनियम नाइट्रेट लिख के भी दे सकता है, या तो अलग अलग करके भी दे सकता है अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट का सोल्यूशन दे सकता है। जब इनको आप गर्म करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन गैस मिलेगा, वाटर मिलेगा और NaCl मिलेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, तो एक बार फिर से देख लीजिए, पहला प्रिपरेशन का मेथड क्या है, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो हमको क्या मिलता है, नाइट्रोजन गैस, वाटर और NaCl निकलता है। ठीक, यहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं, याद करने वाला है। ठीक, अब बात करते हैं दूसरा क्या है, अमोनियम क्रोमेट। अमोनियम क्रोमेट को आप जब गर्म करते हैं, अमोनियम के क्रोमेट को तो गर्म करते हैं तो क्या निकलता है, नाइट्रोजन गैस निकलता है, वाटर निकलता है, क्रोमियम ऑक्साइड निकलता है। ठीक, तो बार फिर से देख लीजिए, अमोनियम क्रोमेट को आप गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन गैस निकलता है, वाटर निकलता है और क्रोमियम ऑक्साइड निकलता है। ओके, तो फिर देख लीजिए, अमोनियम की नाइट्रेट को गर्म कीजिए तभी नाइट्रोजन गैस निकलेगा, अमोनियम के क्रोमेट को गर्म कीजिए तो भी नाइट्रोजन गैस निकलेगा। ये दोनों आपका हो गया। अब तीसरा बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीसरा। ये क्या होता है, वेरी प्योर नाइट्रोजन। जब आपको बहुत प्योर नाइट्रोजन गैस निकालना हो, जब आपको बहुत प्योर नाइट्रोजन गैस बनाना हो तो क्या करते हैं, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम या बैरियम एजाइड। तो सोडियम या बैरियम एजाइड का डिकम्पोजिशन करना पड़ता है। तो जब बहुत प्योर नाइट्रोजन आपको चाहिए तो हम क्या करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं किसका, सोडियम या बैरियम एजाइड का। तो ये भी एक तीसरा आपका मेथड है। क्या करते हैं, सोडियम या बैरियम एजाइड को आप गर्म करते हैं तो आपको क्या निकल जाएगा, बैरियम और नाइट्रोजन गैस यहाँ से मिल जाएगा। ओके, अब देखिए एजाइड क्या होता है, N3 वाला होता है, जिसमें N3 वाला कंपाउंड हो उसको भी एजाइड कहते हैं। ठीक, तो सोडियम भी हो सकता है, सोडियम का भी एजाइड हो सकता है या बैरियम का एजाइड हो सकता है। इन दोनों का यदि एजाइड है तो इसको आप बस गर्म कर दीजिए, क्या मिल जाएगा, नाइट्रोजन गैस निकलेगा और बैरियम निकल जाएगा या तो सोडियम निकल जाएगा। ओके, तो ये तीनों मेथड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिए। आपके एनसीईआरटी के एक लाइन को मैं यहाँ कवर करूँगा, तो आप यदि नए हैं तो आप अभी लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अब बात करते हैं डाई नाइट्रोजन का फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं डाई नाइट्रोजन का। तो देखिए जो डाई नाइट्रोजन होता है कैसा होता है, यदि गैस है, याद कर लीजिए यदि गैस है तो कैसा होगा, गैस क्या होता है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। ठीक, एंड क्या होता है, नॉन टॉक्सिक होता है। तो जो नाइट्रोजन गैस है ये भी क्या होता है, नॉन टॉक्सिक होता है। क्यों, क्योंकि आप लोग अब जानते हैं हमारे एटमॉस्फेयर पर नाइट्रोजन कितने होते हैं, 78% होते हैं। तो ये भी क्या है, नॉन टॉक्सिक है। ठीक, अब बात करते हैं लो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, इसका क्या होता है, बहुत लो होता है। ठीक, तो बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, लो होगा। ओके, अब बात करते हैं ये लो सॉल्युबल इन वाटर। तो ये गैस है तो सॉल्युबल भी क्या होते हैं, गैस जो होते हैं वो उनकी सॉल्युबिलिटीज भी कम होती है वाटर में। ठीक, तो अब ये भी याद कर सकते हैं, जहाँ जहाँ गैस देखेंगे वो सभी गैस क्या होते हैं, लो होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक, तो आपको कहीं भी गैस देखे तो गैस हमेशा कलरलेस होते हैं। केवल क्लोरीन जो गैस है, सॉरी क्लोरीन गैस है जो, वही क्या होता है, वही जो होता है शायद ग्रीन कलर का होता है, और बाकी जितने भी आपको दिखेंगे वो सभी क्या होते हैं, कलरलेस गैस होते हैं। ठीक, तो आपको कहीं भी गैस होगा तो कलरलेस, ऑर्डरलेस, ये सब आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, यदि आपको गैस कहीं भी दिखे तो समझ लीजिए क्या होगा, कलरलेस, ऑर्डरलेस होगा। तो क्लोरीन जो है वो कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, और सभी जो गैस होंगे वो लो सॉल्युबल होंगे वाटर में। ठीक, उनकी सॉल्युबिलिटीज भी कम होगी क्योंकि वो गैस होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं जो लिथियम, अभी इनके रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो लिथियम यदि सोडियम नाइट्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, लिथियम का नाइट्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो लिथियम नाइट्राइड बन जाता है। ठीक, तो लिथियम का नाइट्रोजन से रिएक्शन कराएंगे तो लिथियम नाइट्राइड बन जाएगा, सिंपल सा है। ऐसे मैग्नीशियम का नाइट्रोजन से रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बन जाएगा। ओके, और शायद ये आप एस ब्लॉक वाले चैप्टर में मैंने बताया। ठीक, लिथियम जो एस ब्लॉक में होते हैं केवल लिथियम ही इसमें रिएक्शन कर पाता है। ठीक, जो एल्कली मेटल्स होते हैं उसमें केवल लिथियम ही ऐसा होता है जो नाइट्रोजन रिएक्शन कर पाता है। ठीक, आप एस ब्लॉक में मैंने ऑलरेडी बताया आपको ये। ठीक, अब बात करते हैं जबकि जो एल्कली अर्थ मेटल होते हैं सभी क्या होता है, नाइट्रोजन से रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक, तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया यदि एस ब्लॉक आप पढ़ेंगे तो। अब बात करते हैं नाइट्रोजन का, यदि हाइड्रोजन, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। तो नाइट्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करके क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। ठीक, ऑलरेडी इसको आप जानते हैं क्या है, हैबर्स प्रोसेस है। ये अमोनिया का कौन सा प्रोसेस है, हैबर प्रोसेस। आप इसको भी जानते होंगे ऑलरेडी। ठीक, इसके बारे में भी हमको और डिटेल से पढ़ना है। आपको यदि
अभी जो अमोनिया वाला है उसमें हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। ठीक, अब बात करते हैं नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का यदि ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, नाइट्रोजन गैस का ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो NO गैस बनता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट NO बनेगा। ठीक, NO2 मत कीजिएगा, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, NO गैस बनेगा। ओके, तो ये है इसकी सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज नाइट्रोजन गैस की। नीट 1991 का क्वेश्चन है, प्योर नाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरी हीटिंग ऑफ द मिक्सचर ऑफ। तो प्योर नाइट्रोजन कैसे निकालते हैं, तो प्योर नाइट्रोजन आपको यदि देखा जाए एनसीईआरटी के हिसाब से तो सोडियम या बेरियम एजाइड लेते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ ऑप्शन कोई ऐसा नहीं है, तो हमारा जो हमारा नाइट्रोजन बनाने का जो मेथड है केवल वही होगा। ठीक, तो नाइट्रोजन कैसे बनता है, हमेशा नाइट्रेट, अमोनियम का नाइट्रेट या अमोनियम का क्रोमेट हम लेते हैं। ठीक, तो अमोनियम का नाइट्रेट को ऐसे भी लिख सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यही होगा आपका आंसर। अभी हमने आपको बताया अमोनियम का जो नाइट्रेट होता है वही बनाता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। ओके, ऑप्शन कौन सा होगा। अब अगला कंपाउंड की बात करते हैं, अमोनिया की बात करते हैं। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है। ठीक, इसकी बात करते हैं, प्रिपरेशन की बात करते हैं, इसके प्रिपरेशन की अमोनिया का, इसके 4 प्रिपरेशन का मेथड आपका एनसीईआरटी में दिया है। ओके, तो पहला मेथड क्या है कि पहला मेथड क्या है, यूरिया को वाटर के साथ गर्म कीजिए। ठीक, यूरिया को वाटर के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, अमोनियम कार्बोनेट बनता है। ठीक, तो यूरिया को वाटर के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, अमोनियम कार्बोनेट बनता है। जो ये अमोनियम कार्बोनेट बनता है ये बहुत अनस्टेबल होता है। ठीक, ये कुछ ही समय बाद क्या होता है, डिकम्पोज होकर किस में बना जाता है, अमोनिया बना लेता है, वाटर बना लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। ठीक, तो एक फिर देख लीजिए, यूरिया को वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं यूरिया का, ठीक, क्या बनता है, अमोनियम कार्बोनेट बनता है। अमोनियम कार्बोनेट जो बनता है ये अनस्टेबल होता है, तुरंत डिकम्पोज हो जाता है तुरंत। ठीक, डिकम्पोज होकर बाद क्या बना लेता है, अमोनिया बना लेता है, वाटर बना लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। ठीक, तो ये है आपका पहला मेथड। ठीक, अब बात करते हैं दूसरा मेथड। तो ये देखिए वहाँ पे छूट गया था ये दोनों रिएक्शन गलती से, इसलिए मैंने फिर से लिखा हूँ यहाँ पे अलग से। ठीक, तो दूसरा मेथड क्या है, देखिए कोई भी अमोनियम का कोई भी क्या है सॉल्ट हो, अमोनियम का कोई सॉल्ट हो उसको आप बेस के साथ रिएक्शन करा दीजिए। अमोनियम का कोई भी सॉल्ट हो, देखिए अमोनियम का ये क्या है, सॉल्ट है। ठीक, अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम सल्फेट है, सब क्या है, सॉल्ट है अमोनियम का। तो अमोनिया कोई भी सॉल्ट हो, ठीक, उसको क्या कर दीजिए, उसके बेस में किसी भी बेस, चाहे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बेस हो चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड का बेस हो, किसी भी बेस के साथ रिएक्शन कर दीजिए। क्योंकि अमोनिया क्या होता है, बेस होता है। ठीक, हमको बेस बनाना है, इसीलिए कोई भी अमोनियम का सॉल्ट हो उसको बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है, अमोनिया बन जाता है। ठीक, तो एक बार फिर देख लीजिए, कोई भी अमोनियम का सॉल्ट हो, ठीक, चाहे अमोनियम क्लोराइड हो चाहे अमोनियम सल्फेट हो, सब क्या है, सॉल्ट है अमोनिया का, उसको आप बेस के साथ रिएक्शन करा दीजिए। क्योंकि हमको बनाना है बेस, अमोनिया क्या होता है, बेस होता है। ठीक, तो हमको बेस बनाना है, तो किसी बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बेस हो चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड का बेस हो, किसी भी बेस के साथ रिएक्शन कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, आपका अमोनिया बन जाएगा। ठीक, तो क्या एक बार पहला हम फिर से देख लेंगे, तीसरा पहले जो है क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपका एनसीईआरटी में दिया है, अमोनियम क्लोराइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, अमोनिया बनता है, वाटर बनता है, क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है। ठीक, कैल्शियम क्लोराइड बनता है। यहाँ क्रिस क्रॉस वाला रिएक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, एक बार फिर देख लीजिए, अमोनियम क्लोराइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, अमोनिया बनता है, वाटर बनता है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है। इंपॉर्टेंट है। ठीक, ऐसी बात करते हैं अमोनियम सल्फेट, ये भी क्या है, सॉल्ट है। ठीक, उसको क्या करते हैं, बेस NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, अमोनियम सल्फेट को NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, अमोनिया बनता है, वाटर बनता है, क्या बनता है, सोडियम सल्फेट बनता है। ठीक, अब देखिए, अब इसमें इस वाले में कंफ्यूज हो गए क्योंकि यही इसमें क्या था, अमोनियम क्लोराइड था और सोडियम नाइट्रेट था। ठीक, नाइट्रोजन बनाने का जो मेथड था उसमें क्या होता था, अमोनियम क्लोराइड होता था और सोडियम नाइट्रेट होता था। ठीक, तो हमेशा मैंने आपको बताया था नाइट्रेट और क्रोमेट, अमोनियम का नाइट्रेट और क्रोमेट होगा तो वही देगा, केवल वही दो ही ऐसे हैं जो क्या देंगे, नाइट्रोजन गैस देते हैं। ठीक, अमोनियम का नाइट्रेट हो और अमोनियम का क्रोमेट हो, यही दोनों को यदि आप गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन गैस देते थे। ठीक, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, अमोनियम क्लोरेट है, यहाँ ये सॉल्ट है, ये बेस है। ठीक, ये सॉल्ट और बेस को हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा अमोनिया बनता है। ठीक, तो ये अलग, उसी तरह एकदम कंपेयर मत कर लीजिएगा। ठीक, तो एनसीईआरटी को आप जितने भी बार पढ़ेंगे आपको अच्छा क्लियर होगा। ओके, इसलिए मैं एनसीईआरटी एक लाइन को मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, आपके कोई भी लाइन आपका एनसीईआरटी में मिस नहीं होता है। तो पहला हमने देख लिया यूरिया से बनाने का, दूसरा हमने देख लिया कि कोई भी अमोनियम का सॉल्ट है उसको बेस के साथ रिएक्शन कर दीजिए, हमको क्या मिल जाएगा, अमोनिया मिल जाएगा। तो ये दो मेथड ही हो गया। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, हैबर प्रोसेस, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। हैबर प्रोसेस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हैबर प्रोसेस पर क्या होता है, नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करा दीजिए, अमोनिया बन जाएगा। नाइट्रोजन गैस का हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करा दीजिए, अमोनिया गैस बन जाएगा। ओके, अब देखिए ये रिएक्शन जो होता है एक्सोथर्मिक होता है। ठीक, मतलब एनर्जी आपको अपने आप निकलता है। ठीक, अपने आप में, मतलब ये रिएक्शन कर सकता है, अपने आप होगा। ठीक, और वो भी आपको अपने आप एनर्जी मिलेगा। ठीक, तो कैसा होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक, और कैसा होता है, जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या होगा, लो टेम्परेचर पे ही होगा। जब एक्सोथर्मिक है मतलब किस में, लो टेम्परेचर पे होगा। आप ऑलरेडी लार्ज चार्टले वाला प्रिंसिपल जानते होंगे, जब एक्सोथर्मिक होता है मतलब क्या होगा, टेम्परेचर लो होगा। ठीक, मतलब जब एक्सोथर्मिक होता है तो टेम्परेचर कम करने पर क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। ओके, मैंने बताया था आपको। अब प्रेशर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं इसका मोल ज़्यादा है
इधर मोल कम, इधर मोल ज़्यादा है, इसलिए प्रेशर क्या होगा हाई। ये ऑलरेडी आप जानते होंगे चैटले प्रिंसिपल में लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे होता है। ठीक, अब बात करते हैं कि इसमें जो कैटलिस्ट है वो क्या होता है, आयरन ऑक्साइड। ठीक, आयरन ऑक्साइड हम लेते हैं। ठीक, कैटलिस्ट कौन सा होता है, आयरन ऑक्साइड लेते हैं। ठीक, विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ K2O और Al2O3। ठीक, और उसके साथ साथ हम कुछ अमाउंट में क्या कर लेते हैं, K2 मतलब पोटेशियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड लेते हैं। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है, कैटलिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। तो कैटलिस्ट कौन सा होता है, आयरन ऑक्साइड लेते हैं। ठीक, और क्या होता है कुछ अमाउंट में हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट में क्या लेते हैं, पोटेशियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम का ऑक्साइड लेते हैं। ठीक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इंक्रीज द रेट ऑफ अटेंशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये जो कैटलिस्ट है ये क्या करता है, इक्विलिब्रियम की रेट को इंक्रीज करता है। ओके, अब बात करते हैं, देखिए पहले हम लोग क्या यूज करते थे, जो कैटलिस्ट होता था पहले हम यूज करते थे आयरन। पहले कौन सा कैटलिस्ट यूज करते थे, आयरन। और उसका आयरन को एक प्रमोटर भी हम यूज करते थे, मॉलिब्डेनम। तो ये जो मॉलिब्डेनम ये क्या है, प्रमोटर है आयरन को, मतलब कैटलिस्ट को प्रमोट करता है ये। ठीक, तो पहले क्या यूज किया जाता था, पहले यूज करते थे हम आयरन और मॉलिब्डेनम पहले यूज करते थे। पर अब हम क्या यूज करते हैं, आयरन ऑक्साइड और कुछ अमाउंट में क्या करते हैं, पोटेशियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड यूज करते हैं इस टाइम। ठीक, पहले यूज करते थे आयरन और मॉलिब्डेनम। तो ये आपके एनसीईआरटी का लाइन है पूरा। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ की। तो जो ये भी क्या है, गैस है। अमोनिया का क्या होता है, गैस भी होता है, लिक्विड भी होता है। तो क्या होता है, गैस होता है, कलरलेस गैस है। ठीक, विथ पंजेंट ऑर्डर। ठीक, कैसा होता है, कलरलेस गैस होता है और कैसा होता है, पंजेंट ऑर्डर का होता है। ओके, तो अमोनिया क्या है, कलरलेस गैस है और कैसा होता है इसका ऑर्डर, पंजेंट ऑर्डर का होता है, मतलब बहुत गंदा ऑर्डर होता है। ठीक, बात करते हैं इसकी फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होती है, क्योंकि ये भी क्या है, गैस है। तो फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है। ओके, अब देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो ये गैस होने के बाद भी वाटर में सॉल्युबल है। ठीक, तो अमोनिया गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसीलिए। तो अमोनिया गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर इन एक्वस सॉल्यूशन इज वीकली बेस। और इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है कैसा होता है, बेसिक होता है। ठीक, तो ये अमोनिया गैस क्या है, वाटर में बहुत अच्छा सॉल्युबल है और इसका जो एक्वस सॉल्यूशन जो बनाता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है, क्योंकि अमोनिया आप जानते हैं बेसिक है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक, तो हाइड्रोक्साइड आयन बनाने का ये क्या होता है, इसका सॉल्यूशन कैसा होता है, एक्वस सॉल्यूशन बेसिक होता है। ठीक, तो वही देखिए अमोनिया क्या है, वाटर से रिएक्शन किया, अमोनियम आयन बनाया, अमोनियम आयन बनाया और हाइड्रोक्साइड आयन बनाया। ठीक, तो इसी हाइड्रोक्साइड आयन बनाने का ही क्या है, इसका सॉल्यूशन कैसा होता है, एक्वस सॉल्यूशन कैसा होता है, बेसिक होता है। ठीक, तो अमोनिया कुछ रिएक्शन अब देख लेते हैं अमोनिया का। तो देखिए जो अमोनिया है जिंक और आयरन के साथ रिएक्शन तो करता है, पर अमोनिया का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो रिएक्शन करता है। ठीक, तो अमोनिया क्या है, गैस है, तो अमोनिया गैस इससे रिएक्शन नहीं कर सकता जिंक और आयरन से। ओके, तो अमोनिया का गैस डायरेक्ट इससे रिएक्शन नहीं कर सकता। अमोनिया जो एक्वस सॉल्यूशन है, जब अमोनिया को वाटर के साथ मिला देते हैं तो अमोनिया जो एक्वस सॉल्यूशन बनता है वो इससे रिएक्शन कर सकता है। ठीक, तो जिंक और आयरन जो है अमोनियम के एक्वस सॉल्यूशन से ही रिएक्शन करेंगे, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना इसी से रिएक्शन करेंगे। ओके, और क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ठीक, हाइड्रोक्साइड या हाइड्रेटेड फॉर्म बनाएंगे। ठीक, तो अमोनिया जिंक और आयरन क्या है, उसके अमोनिया के हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करते हैं, अमोनिया मतलब एक्वस सॉल्यूशन से ही रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, मतलब इसके हाइड्रेटेड फॉर्म को बनाते हैं या हाइड्रोक्साइड फॉर्म को बनाते हैं। ठीक, तो ये रिएक्शन देख लेते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले जिंक सल्फेट है, आपके एनसीईआरटी में दिया, जिंक सल्फेट का अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं। जिंक सल्फेट को अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, जिंक हाइड्रोक्साइड बनता है। बस क्रिस क्रॉस रिएक्शन करना है। तो जिंक सल्फेट को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। तो बस क्रॉस वाला रिएक्शन कराना है। ठीक, तो क्या बन जाएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा, अमोनियम सल्फेट बनेगा। दूसरा बात करते हैं अमोनियम क्लोराइड है, सॉरी आयरन क्लोराइड है। आयरन क्लोराइड को किससे रिएक्शन कराते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। आयरन क्लोराइड को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो देखिए बनेगा तो हाइड्रोक्साइड, देखिए क्रिस क्रॉस इसमें भी रिएक्शन है, लेकिन ये बाद में क्या कर लेता है, एक्वस फॉर्म बना लेता है। ठीक, कुछ वाटर के साथ मिलकर एक्वस फॉर्म बना लेता है। तो ये भी हाइड्रोक्साइड ही बनाया, लेकिन बाद में क्या होगा, इसके वाटर बहुत ज़्यादा, इसके जो होता है आयरन का ऑक्साइड कुछ ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए हाइड्रोक्साइड फॉर्म को हटा के आयरन का ऑक्साइड बन जाता है और कुछ हाइड्रेटेड फॉर्म इसके साथ लग जाते हैं। ओके, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आयरन का ऑक्साइड जो होता है बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए आयरन का ऑक्साइड बन जाता है और कुछ हाइड्रेटेड फॉर्म बन जाता है। ठीक, इसका भी रिएक्शन सेम जिंक की तरह ही है, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। और साथ में साथ क्या हो जाएगा, वो अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे जिंक हो चाहे आयरन हो, ये दोनों क्या होंगे, अमोनिया के एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्शन करते हैं, क्या बनाते हैं, जिंक हाइड्रोक्साइड या अमोनियम का हाइड्रेटेड फॉर्म बनाएंगे। ठीक, मतलब आयरन का हाइड्रेटेड फॉर्म बनाएंगे। ठीक, अब अगला बात करते हैं कॉपर और Ag के बारे में बात करते हैं। तो देखिए कॉपर Ag सेम ग्रुप के हैं। ठीक, कॉपर Ag Au ये तीनों क्या होते हैं, सेम ग्रुप के होते हैं। तो जो कॉपर Ag हैं ये दोनों, ये क्या होता है, अमोनिया डायरेक्ट रिएक्शन कर सकता है ये। तो कॉपर क्या अमोनिया गैस से डायरेक्ट रिएक्शन कर देता है, सकता है। तो चाहे हम कॉपर की बात करें चाहे Ag की बात करें, ये दोनों ही क्या होंगे, तो अमोनिया डायरेक्ट रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक, और रिएक्शन करके क्या बनाएगा, एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक, तो अमोनिया चाहे कॉपर हो चाहे Ag हो, ये क्या होंगे, अमोनिया डायरेक्ट रिएक्शन कर लेते हैं और रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो देखिए पहला वाला बात कर लेते हैं। तो कॉपर क्या है, अमोनिया से रिएक्शन करके क्या बनाया,
देखिए पहले क्या होता है, कॉपर ब्लू कलर का होता है, ठीक, कॉपर कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। अमोनिया के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, डीप ब्लू कलर का सोल्यूशन बना देता है, गहरा ब्लू कलर का सोल्यूशन बना देता है, ठीक। तो अमोनिया क्या है, सॉरी कॉपर क्या है, अमोनिया जब रिएक्शन किया तो कॉपर पहले कैसा था, ब्लू कलर का था, ठीक। रिएक्शन करने के बाद क्या बना लिया, कॉम्प्लेक्स बना लेता है कॉपर अमोनिया के साथ, जो कॉपर है अमोनिया के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है और उसका सोल्यूशन कैसा हो जाता है, डीप ब्लू कलर का हो जाता है, ठीक। ऐसे देख सकते हैं सिल्वर भी है, सिल्वर भी क्या अमोनिया के साथ रिएक्शन कर लिया, रिएक्शन करने के बाद क्या बना लिया, अमोनियम का एक कॉम्प्लेक्स बना लिया, ठीक। तो सिल्वर भी क्या कर लिया, अमोनियम का कॉम्प्लेक्स बना लिया, ठीक। यहाँ देखिए क्लोरीन यही बताया, बस एनायन को बैलेंस करने के लिए किया गया है, यहाँ भी क्लोरीन से आप लगा सकते हैं, एनायन को बैलेंस कर सकते हैं, तो कोई वो बात नहीं है। तो ये सेम दोनों के सेम एक ही जैसा रिएक्शन है, ओके, इन दोनों का भी। और देखिए जो होता है पहले AgCl जो सिल्वर होता है कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद क्या होता है, कलरलेस हो जाता है, ठीक। तो बस कुछ है नहीं, इसमें कलर में ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, देखिए ब्लू से डीप ब्लू हुआ, ठीक है, व्हाइट ऑलरेडी व्हाइट है तो कलरलेस हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कलर में ज़्यादा चेंजिंग नहीं आ रही, बस हल्का से गाढ़ा कलर हो जा रहा है, ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक। तो एक बार फिर हम देख लेते हैं, जिंक और आयरन क्या करते हैं, अमोनियम के एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, हाइड्रेटेड फॉर्म मतलब हाइड्रोक्साइड फॉर्म बनाते हैं, ठीक, जिंक और आयरन जो होते हैं। और जो कॉपर और Ag होते हैं क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक। बस सिंपल से याद करना है आपको। देखिए नीट 2020 क्वेश्चन है, यदि आप एनसीईआरटी लाइन पढ़ेंगे तो आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो बस यहाँ देखिए सब एनसीईआरटी लाइन से ही क्वेश्चन उठाता है नीट। तो क्या यूरिया, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, यूरिया रिएक्ट विथ वाटर, तो यूरिया क्या किया, वाटर रिएक्ट किया। आपको पता है यूरिया जब वाटर रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, अमोनियम क्रोमेट कार्बोनेट बनाता है अमोनियम का। तो यूरिया क्या किया, रिएक्ट किया वाटर से टू फॉर्म ए, तो क्या बनाया, ए बनाया, ठीक। तो आप जानते हैं जब यूरिया का वाटर रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, अमोनियम कार्बोनेट बनाता है। जो अमोनियम कार्बोनेट होता है वो बहुत जल्दी टूट जाता है, अभी मैं इसके और इसके आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्या जब यूरिया रिएक्ट किया वाटर से क्या बनाया, ए, और फिर क्या जो ए है विच विल बी डिकम्पोज टू बी, और जो ए है वापस क्या डिकम्पोज हो गया बी में, ठीक। जो ए था मतलब अमोनियम कार्बोनेट बना, क्या हुआ, टूट गया किसमें, अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट गया। तो क्या हुआ, जो ये ए है टूट के क्या बना लिया, बी मतलब क्या बना लिया, अमोनिया बना लिया, ठीक। ये कहना चाहता है, ठीक। तो ये बोला कि विच विल बी डिकम्पोज टू बी टू फॉर्म बी, तो बना देता है बी। व्हेन वी पास थ्रू द कॉपर, जब बी को हम क्या करते हैं, कॉपर के साथ पास करते हैं, डीप ब्लू कलर सोल्यूशन सी इज फॉर्म, तो बोल रहे डीप ब्लू कलर का सोल्यूशन बन जाता है, ठीक। तो जब हम कहते हैं क्या होता है, कॉपर के साथ मतलब इसको रिएक्शन कराते हैं, जो बी जो बना मतलब अमोनिया जो बना उसको हम क्या करते हैं, कॉपर के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक। तो क्या होता है, डीप ब्लू कलर का सोल्यूशन सी बनता है, ठीक, सी इज फॉर्म। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सी फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक। तो इसमें से कौन सा सी का फॉर्मूला होगा, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक। तो अब देखिए अब सिंपल सब जानते हैं, यहाँ पहले फिर देख लीजिए, पहले क्या यूरिया वाटर की रिएक्शन किया तो क्या बनाया, अमोनियम कार्बोनेट बनाया, इसी को बोला ए। अब बाद में बोला जो ए है डिकम्पोज हो गया, क्या हुआ, दोनों में टूट गया, तो ए डिकम्पोज होगा क्या बनेगा, अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा, इसको यानी बोल दिया बी, अमोनिया क्या बोल दिया बी। अब बोल दिया जो बी है वो क्या, वो कॉपर से रिएक्शन करके क्या बना लिया, एक सी कलर मतलब जो है एक डीप ब्लू कलर का सोल्यूशन बना लिया, ठीक। एक डीप ब्लू कलर का सोल्यूशन बनाया, उसको बोला सी, ये सी की वैल्यू हमसे पूछा है। तो आपको पता है कॉपर के साथ क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, कॉपर और Ag के साथ क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक। तो बस आंसर हमारा यही हो जाएगा, ठीक। आंसर कौन सा का, ए, क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कॉपर के साथ ये सब नहीं बनाएगा, ऑप्शन कौन सा का, ए, ओके। अब बात करते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में, ठीक। तो जो नाइट्रोजन है कई तरह के ऑक्साइड बनाता है, बहुत तरह के ऑक्साइड बनाता है, +1 ऑक्सीडेशन वाला, +2 +3 +4 और +5, इतने तरह के 6 तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट वाला का मतलब 6 तरह के ऑक्साइड बनाता है वो, ठीक। इस सभी के बारे में बात करते हैं, इसका बात करेंगे प्रिपरेशन भी और मतलब इनका नेचर भी बात करेंगे, ओके। तो देखिए आपके ये एनसीईआरटी में फ्लो चार्ट दिया है, इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक। तो देखिए हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O की बात करते हैं, ठीक। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, इसको लॉफिंग गैस भी बोलते हैं, N2O, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, लॉफिंग गैस। अब बात करते हैं इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1 होता है, यहाँ से आप निकाल भी सकते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, +1 आएगा नाइट्रोजन का इसमें, ठीक। इसके प्रिपरेशन की बात करते हैं, बहुत ईजी है, आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजन गैस बनाने क्या प्रिपरेशन था कि अमोनियम का नाइट्रेट लेते थे, नाइट्रेट, ठीक, सॉरी अमोनियम का हम क्या लिख सकते थे, नाइट्राइड लेते थे, नाइट्राइड, अमोनियम NH4NO2 हम लेते थे, ठीक। जो नाइट्रोजन गैस बनाने के लिए हम क्या करते थे, अमोनियम का नाइट्राइड लेते थे, नाइट्राइड, ठीक, अमोनियम NH4NO2 लेते थे, ठीक। लेकिन यहाँ पे हमको देखिए एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, N2 में क्या है, एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे भी आप एक ऑक्सीजन यहाँ पे एक्स्ट्रा याद कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन ज़्यादा ले लेंगे, यानी हम यहाँ पे क्या लेंगे, यदि हमको N2O बनाना है तो हम क्या ले लेंगे, अमोनियम का नाइट्रेट ले लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे यदि हमको N2O बनाना है तो क्या बनाएंगे, क्या लेंगे, अमोनियम का नाइट्राइड लेंगे, नाइट्रेट, मैं कंफ्यूज है, नाइट्रेट 3 है ना, नाइट्रेट लेंगे, ठीक। अमोनियम का क्या लेंगे, नाइट्रेट लेंगे, ठीक। क्या ले लेंगे, अमोनियम का नाइट्रेट ले लेंगे, इसको आप गर्म कर लेंगे तो क्या बनेगा, N2O बनेगा और क्या बनेगा, वाटर। तो अमोनियम का नाइट्रेट ले लेंगे, नाइट्रेट, तो क्या बनेगा, N2O बनेगा और क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा, ठीक। अब वहाँ पे हम क्या लेते थे, नाइट्रोजन गैस बनाने के लिए अमोनियम का नाइट्राइड लेते थे, ठीक।
अब चलिए बात करते हैं दूसरा क्या है, और ये कैसा होता है, कलरलेस गैस होता है और न्यूट्रल गैस होता है। ये कैसा होता है, ये गैस है, अब क्या है कलरलेस होता है, कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक, दूसरा बात करते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं, इसको NO बोलते हैं। ठीक, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालेंगे, यहाँ देख सकते हैं क्या है, +2 होता है। ठीक, अब बात करते हैं इसका बहुत लंबा प्रिपरेशन है, बहुत लंबा है। क्या होता है, सर देखते हैं सोडियम का नाइट्राइड लेते हैं, सोडियम का नाइट्राइड लेते हैं, आयरन का सल्फेट लेते हैं, फिर H2SO4 लेते हैं। ठीक, 3 चीज़ लेते हैं, सोडियम का नाइट्राइड, आयरन का सल्फेट, H2SO4, ये तीनों लेते हैं। ठीक, ताकि आपको सिंपल से याद करना है, आयरन का सल्फेट लेना है, हाइड्रोजन का सल्फेट लेना है, वैसे याद कर सकते हो। ठीक, और सोडियम नाइट्रेट लेना है। ठीक, मतलब सॉरी, सोडियम का नाइट्राइड लेना है, आयरन का सल्फेट और हाइड्रोजन का सल्फेट लेना है। तो अब ऐसे भी याद करोगे कि आपको ईजी हो जाएगा। ठीक, अब इसको यदि गर्म करोगे तो क्या बनेगा, आयरन का सल्फेट क्रीज क्रॉस करना है, भाई आयरन का सल्फेट बन जाएगा। ठीक, और यहाँ पे आयरन जो है +3 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा, आयरन का सल्फेट बन जाएगा, और क्या बना है, सोडियम बाईसल्फेट बन जाएगा, और आपका क्या बनेगा, H2 बनेगा और NO गैस बन जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार अपने से बन करके लिखिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक, ज़्यादा कठिन है नहीं। और ये भी क्या होता है कलरलेस गैस होता है और न्यूट्रल होता है। तो ये भी क्या होता है, कलरलेस होता है और न्यूट्रल होता है। ठीक, तो ये दोनों ऊपर जो है N2 और NO क्या है, कलरलेस और न्यूट्रल होते हैं। ठीक, इसके बाद जो आप पढ़ेंगे सब क्या होंगे, एसिडिक होंगे। इसके बाद आप जितने पढ़ने वाले सभी एसिडिक होंगे। ठीक, और ऊपर जो है सभी क्या है, कलरलेस है और सभी क्या है, न्यूट्रल है। ये दोनों मतलब N2 और NO क्या है, कलरलेस और न्यूट्रल है। ठीक, याद हो जाएगा इतना। अब बात करते हैं जो है तीसरा क्या है, तीसरा यहाँ पर हम इसको याद कर लेते हैं। तो अब हम पहले बात कर लेते हैं NO2 की बात कर लेते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं, NO2 की बात कर लेते हैं। अब यहाँ का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, अब बात करते हैं बनेगा कैसे, बस यहाँ पे क्या होगा, जो होगा लेड नाइट्रेट लेंगे, लेड का नाइट्रेट लेंगे। ठीक, लेड का नाइट्रेट लेना होगा। और देखिए हम यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाएगा, अमोनियम कार्बोनेट लेते थे, अमोनियम का नाइट्रेट लेते थे तो N2O गैस बनता था। ठीक, यहाँ पे लेड का नाइट्रेट लेंगे तो NO2 गैस बनेगा। ठीक, तो कुछ बहुत ईजी है, लेड का नाइट्रेट लेना है, नाइट्रेट। ठीक, क्या बनेगा, NO2 गैस बनेगा, PbO बनेगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। ठीक, लेड का नाइट्रेट लेंगे, NO2 गैस निकलेगा, PbO निकलेगा, ऑक्सीजन गैस निकलेगा। तो क्या बार आप लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक, और ये कैसा होता है, इसका कुछ कलर आता है, कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है, एसिडिक ये भी होगा। तो हमने बोला ना सभी नीचे वाले एसिडिक होंगे, तो क्या होगा, ब्राउन कलर का होगा, कैसा होगा, एसिडिक होगा। ओके, अब अगला बात करते हैं डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड की बात करते हैं, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड की बात करते हैं। इसको N2O4 बोलते हैं, इसका डाइमराइज फॉर्म है। ठीक, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का इसका डाइमराइज फॉर्म है, N2O4 है। ओके, इसी का डाइमर है, इसी का क्या है, डाइमर है। ठीक, N2O4 है, इसी का NO2 का क्या है, डाइमर है। ठीक, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +4 होगा, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ठीक, एक्चुअली ये क्या है, इसका डाइमर है, तो यानी जो NO2 जो बना है इसी को डाइमर कर दीजिए, तो डाइमर करने पर क्या बनेगा, N2O4 बन जाएगा। तो इसको याद करने में कोई दिक्कत है नहीं आपको, क्या है, इसी का डाइमर फॉर्म है, इसको इसका ट्वाइस होकर मतलब दुगना होकर क्या बन जाएगा, N2O4 बन जाएगा। ओके, ये कैसा होता है, कलरलेस ये होता है, और कैसा होता है, एसिडिक होगा, और क्या होगा, क्या होता है, कलरलेस होता है। ठीक, कलरलेस होता है, एसिडिक होता है, और क्या होता है, सॉलिड या लिक्विड फॉर्म, दोनों फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि इसका डाइमराइज फॉर्म है, इसलिए क्या होगा, गैस ना होगा, क्या होगा, सॉलिड या लिक्विड फॉर्म कर लेगा। ठीक, और ये भी क्या होता है, कलरलेस होता है। ठीक, तो आपको ये याद हो जाएगा, N2O4 क्या है, इसका डाइमराइज फॉर्म है, NO2 क्या बना, लेड नाइट्रेट से बनता है। ठीक, आपको ये भी याद हो जाएगा। अब बात करते हैं जो ये वाला नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड की बात करते हैं, N2O3 की बात करते हैं। ये क्या होगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, हम यहाँ से दिखा सकते हैं। तो नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक, अब बात करते हैं बनेगा कैसे, तो दोनों से बनता है। ठीक, NO गैस से भी बनता है, अपने ऊपर वाले मतलब अपने कम वाले ऑक्सीडेशन स्टेट से भी बनता है, अपने ज़्यादा वाले ऑक्सीडेशन स्टेट से मिलकर बनता है। तो ये दोनों से मिलकर बनेगा। ओके, तो ये कैसे बनेगा, अपने कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले और अपने ज़्यादा ऑक्सीडेशन वाले स्टेट से बनता है, जो N2O3 है। ठीक, N2O3 कैसे बनेगा, NO से बनेगा, और कैसे बनेगा, N2O4 से मिलकर बनेगा। ठीक, अपने कम अपने से अधिक ऑक्सीडेशन वाले स्टेट से मिलकर बनेगा, आपका क्या बनेगा, N2O3 बन जाएगा। तो बस सिंपल से है, याद करना है, अपने से कम अपने से बेसी वाले ऑक्सीडेशन स्टेट से मिलकर बनता है। ये कैसा होता है, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, वो भी क्या होता है, एसिडिक होता है। तो ये कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, और क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक, अब देखिए हम बात करते हैं लास्ट वाला, यानी बात करते हैं N2O5 की बात करते हैं, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की बात करते हैं। ठीक है, N2O5 की बात करते हैं, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो गया। और ये कैसे बनेगा, देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे हाई है, इसका सबसे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए सबसे हाई ऑक्सीडाइज वाले जो नाइट्रोजन है उसी से बनेगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, सबसे हाई है, इससे जो नाइट्रोजन सबसे हाई ऑक्सीडाइजिंग वाला जो एसिड है उसी से मिलकर बनेगा। ठीक, तो क्या है, तो देखिए ये क्या है, +5 में, और जो HNO3 होता है ये भी क्या होता है, +5 में होता है। ठीक, तो HNO3 भी क्या है, +5 में, इसीलिए इसी से मिलकर बनेगा। जो P4O10 है ये भी क्या है, +5 में। तो जो +5 वाले हैं, मतलब HNO3 है ये भी क्या है, +5 में, P4O10 ये क्या है, +5 में। इन दोनों से मिलकर बनता है आपका N2O5 बनता है, और क्या बनेगा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनेगा। ठीक, तो आप फिर देख लीजिए N2O5 कैसे बनेगा, HNO3 और फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड मतलब P4O10 से बनेगा।
ठीक। HNO3 और P4 से आप रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड N2O5 बनेगा। ठीक, ये भी क्या होता है, कलरलेस होता है और कैसा होता है, ये भी एसिडिक होगा। ठीक, अब बात करते हैं, आपको ये तो याद हो गया कि ऊपर वाले जो होंगे कलरलेस और न्यूट्रल होंगे दोनों, N2O और NO जो होंगे क्या होंगे, कलरलेस और न्यूट्रल होंगे। ठीक, दोनों, और नीचे वाले सभी क्या होंगे, एसिडिक होंगे। आपको ये तो याद हो गया। अब बात करते हैं केवल कि आपके जो ये N2O3 और NO जो हैं यही क्या होंगे, दोनों कलर शो करते हैं। N2O3 और NO जो है कलर शो करते हैं। तो जो 3 वाले और 2 वाले हैं ऐसे याद कर सकते हैं, जो 3 वाले हैं और 2 वाले हैं, 3 वाले कलर कुछ ज़्यादा गाढ़ा होगा, यानी 3 वाला ब्लू कलर का होगा और जो 2 वाला वो क्या होगा, ब्राउन कलर का होगा। ठीक, जो 3 और 2 ऐसे याद कर लीजिए, जो 3 2 हैं ये दोनों क्या करेंगे, कलर शो करेंगे। ऐसे पहले दिमाग में ये याद रखिए। दूसरा याद कर लीजिए, जो 3 वाला है वो ब्लू कलर बनाएगा और 2 वाला होगा वो ब्राउन कलर का बनाता है। ठीक, तो आपको ये सभी याद हो गया। आपको मैंने एकदम ट्रिक बना के बताया, ऑलरेडी आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए। एक आध बार आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं ताकि आपको दिमाग में अच्छे से घुस जाए, याद हो जाए। ओके, अब देखिए, अब बात करते हैं हम नाइट्रिक एसिड, अगला कंपाउंड की बात करते हैं नाइट्रिक एसिड की, यानी HNO3 की बात करते हैं। ये HNO3 के प्रिपरेशन की अब बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो HNO3 इसके 2 मेथड है, आपके एनसीईआरटी में दिया है 2 मेथड। ठीक, प्रिपरेशन का इसका 2 मेथड दिया है। एक है, पहला क्या है, सोडियम या तो पोटेशियम, सोडियम का ले लीजिए या पोटेशियम का क्या ले लीजिए, नाइट्रेट ले लीजिए। ठीक, हमको HNO3 बनाना है, नाइट्रेट वाला ही बनाना है, इसे क्या लेंगे, सोडियम पोटेशियम का नाइट्रेट ले लीजिए, इसको क्या कीजिए, H2SO4 से रिएक्शन करा दीजिए। तो बस क्रिस क्रॉस रिएक्शन कराना है इसमें। सोडियम पोटेशियम का नाइट्रेट ले लीजिए, सोडियम पोटेशियम का नाइट्रेट ले लीजिए और उसको क्या कर दीजिए, H2SO4 से रिएक्शन करा दीजिए। आपका क्या बन जाएगा, सोडियम बाइसल्फेट बन जाएगा और क्या बनेगा, HNO3 बन जाएगा। ठीक, एक बार फिर देख लीजिए, सोडियम या नाइट्रोजन का नाइट्रेट ले लीजिए, सोडियम या पोटेशियम का नाइट्रेट ले लीजिए और क्या कर दीजिए, H2SO4 से रिएक्शन करा दीजिए। क्या बन जाएगा, सोडियम बाइसल्फेट बनेगा और क्या बनेगा, HNO3 बनेगा। ओके, अब बात करते हैं अगला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं ओस्टोल प्रोसेस। HNO3 का बनाने का प्रोसेस क्या है, ओस्टोल प्रोसेस। ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोसेस है ये। ओके, ये 3 स्टेप में होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अमोनिया ले लेंगे। अमोनिया क्या करेंगे, ऑक्सीजन प्रेजेंट पे इसको गर्म करते हैं। अमोनिया को ऑक्सीजन प्रेजेंट में इसको गर्म करते हैं ऑक्सीजन के साथ। ठीक, और उसमें क्या होगा, रिएजेंट भी हम लेते हैं कौन सा, मतलब कैटलिस्ट भी लेते हैं कौन सा, प्लेटिनम और रोडियम कैटलिस्ट लेंगे। ठीक, वेब फिर देख लीजिए, अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं और कैटलिस्ट कौन सा होगा, प्लेटिनम या रोडियम लेंगे। ठीक, तो आपका क्या बन जाएगा, NO। ठीक, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बोलते हैं, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक, NO बनेगा, साथ ही साथ क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ओके, अब बात करते हैं जो NO बना उसको फिर से हम क्या करते हैं, वाटर के साथ ऑक्सीजन के साथ फिर से रिएक्शन कराते हैं। ठीक, तो एक बार फिर देख लीजिए, हमने अमोनिया को वाटर के साथ रिएक्शन किया तो NO गैस बना। जो ये NO गैस बना इसको फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं। जो NO गैस बना उसको फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो N2O बन जाएगा। ठीक, NO2 बन जाएगा। ठीक, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक, एक बार फिर देख लीजिए, अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो NO बनता है, NO को फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो NO2 बन जाता है। ठीक, NO2 बन जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक, अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसको वाटर के साथ रिएक्शन करा दीजिए। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है, HNO3 बनता है और साथ ही साथ फिर से NO गैस निकल जाता है। ठीक, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड फिर से बन जाता है। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, आपको साइड प्रोडक्ट याद करना है, NO फिर से बनता है। ठीक, तो फिर से NO2 जो बना है, NO2 को हम क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो HNO3 बनता है और क्या बनता है, NO गैस बनता है। ठीक, अब बात करते हैं जो NO को हम रिसाइक्लिंग कर सकते हैं, वापस यहाँ से रिसाइक्लिंग कर सकते हैं। NO दस फॉर्म इन रिसाइक्लिंग, NO को हम फिर से रिसाइक्लिंग कर सकते हैं जो बना है। ठीक, एंड द एक्वस HNO3 कैन बी कंसनट्रेटेड बाय डिस्टिलेशन अप टू 68% ऑफ मास। ठीक, तो जो ये है जो HNO3 बना है इसको हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं। ठीक, ये बहुत ज़्यादा बहुत डाइल्यूट बना है, जो बना है डाइल्यूट बना है, तो इसको हम कंसनट्रेट करने के लिए क्या करते हैं, इसको डिस्टिलेशन करते हैं और डिस्टिलेशन करके हम क्या करते हैं, 68% इसको कंसनट्रेट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, 68% इसको कंसनट्रेट कर सकते हैं HNO3 को। ठीक, तो ये है आपके बनाने का प्रोसेस, ओस्टोल प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कैटलिस्ट याद रखिएगा, प्लेटिनम और रोडियम है। ओके, इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो ये कैसा होता है, कलरलेस गैस होता है। ठीक, कलरलेस लिक्विड है, सॉरी मतलब लिक्विड है ये कलरलेस। ठीक, इन एक्वा सोल्यूशन HNO3 बिहेव एज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसका एक्वा सोल्यूशन क्या होता है, ये क्या एसिड है इसलिए कैसे बिहेव करता है, एसिडिक बिहेव करता है। तो क्या बोल रहा है आंसर है, इन एक्वा सोल्यूशन HNO3 बिहेव एज स्ट्रॉन्ग एसिड गिव हाइड्रोनियम आयन एंड नाइट्रेट आयन। ठीक, क्योंकि क्या देता है वाटर में, जो वाटर सोल्यूशन क्या देता है, एक हाइड्रोनियम आयन देता है, क्या देता है, नाइट्रेट आयन देता है। ठीक, तो वही क्या है, HNO3 का जब वाटर रिएक्शन करते हैं तो एक हाइड्रेटेड आयन देता है, एक नाइट्रेट आयन देता है। ओके, अब देखिए एनसीईआरटी क्या बोलता है, तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है इसका, HNO3 एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो HNO3 है किसकी तरह एक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। ठीक, क्यों, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ज़्यादा है, +5 है। नाइट्रोजन जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर जिसका होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं। ठीक, नाइट्रोजन आपका सबसे मैक्सिमम वाला है ऑक्सीडेशन नंबर, इसलिए क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है ये।
नाइट्रोजन, ओके, मतलब नाइट्रिक एसिड। और आपका एनसीईआरटी ये बोलता है कि जो ये क्या करता है, सभी को मतलब कि ऑक्सीडाइज कर सकता है, जितने भी मेटल्स है सभी को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक। केवल किसको छोड़ दिया जाए, गोल्ड और प्लेटिनम को, गोल्ड और प्लेटिनम को छोड़ दीजिए, क्योंकि नोबल, इसको नोबल एलिमेंट भी बोलते हैं, नोबल मेटल्स भी बोलते हैं। ये गोल्ड जो प्लेटिनम होता है बहुत महंगे होते हैं, इसीलिए महंगे होते हैं क्योंकि ये किसी से रिएक्शन नहीं कर सकते, इनर्ट होते हैं ये बहुत ज़्यादा। तो गोल्ड और प्लेटिनम जो है इनको केवल छोड़ दीजिए, बाकी ये सबसे रिएक्शन कर सकते हैं, सभी को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, सभी मेटल को, ठीक। तो गोल्ड और प्लेटिनम को छोड़ दीजिए, बाकी सभी क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, ठीक। अब एक साथ ही साथ आप इनको भी छोड़ दीजिए, एक यहाँ भी अलग से दिया है आपके एनसीईआरटी में, क्रोमियम और एल्युमिनियम, जो क्रोमियम और एल्युमिनियम है इनको भी छोड़ दीजिए, क्योंकि डू नॉट डिजॉल्व इन कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो ये भी क्या है, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में डिजॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पैसिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड ऑन द सरफेस, क्योंकि अपने ऊपर क्या कर लेते हैं, एक ऑक्साइड का लेयर बना लेते हैं, इसलिए क्या करते हैं, क्रोमियम और एल्युमिनियम भी क्या करते हैं, रिएक्शन नहीं कर सकते HNO3 से। तो कौन कौन नहीं कर सकते हैं, एक बार फिर देख लीजिए, आपका जो गोल्ड है और प्लेटिनम है, गोल्ड प्लेटिनम नहीं कर सकते हैं HNO3 से रिएक्शन, और कौन नहीं कर सकता, आपकी एनसीईआरटी लाइन है ये सब, क्रोमियम और एल्युमिनियम। जो क्रोमियम एल्युमिनियम है ये इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि क्या कर लेते हैं, अपने ऊपर ऑक्साइड का एक लेयर बना लेते हैं, इसलिए क्या कर सकते हैं कि रिएक्शन नहीं कर सकते हैं ये भी। अब देखिए दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट दिया है, एनसीईआरटी में दिया है, बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक। एक है डाइल्यूट के साथ हमने कराया, कॉपर को डाइल्यूट के साथ कराया, और कॉपर को कंसनट्रेटेड के साथ कराया HNO3 के साथ, फिर जिंक को डाइल्यूट के साथ कराया, फिर जिंक को कंसनट्रेटेड के साथ कराया, क्या क्या बनता है यही बात करते हैं, ठीक। तो डाइल्यूट के साथ अलग बनेगा, ठीक। तो कंपाउंड तो सेम बनेगा, लेकिन यहाँ पे जो अलग से जो गैस निकलेंगे, किसी में NO बनेगा, किसी में NO2 बनेगा, इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो देखिए पहले हम ये चीज़ बता, तो देखिए चाहे कॉपर हो, ये HNO3 के साथ बनाएगा, क्या बनाएगा, कॉपर नाइट्रेट बनाएगा, चाहे डाइल्यूट हो, चाहे कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर हो, चाहे कॉपर हो, चाहे कंसनट्रेटेड HNO3 हो, इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, कॉपर नाइट्रेट बनाएगा। तो दोनों में क्या बनाएगा, कॉपर नाइट्रेट ही बनाएगा, पहला चीज़ ये याद कर लीजिए। तो कॉपर का चाहे डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करे कॉपर, तो भी क्या बनाएगा, कॉपर नाइट्रेट बनाएगा। कॉपर चाहे कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करे तो भी क्या बनाएगा, कॉपर नाइट्रेट बनाएगा। ऐसी बात करते हैं जिंक भी, तो जिंक क्या करेगा, डाइल्यूट के साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो भी जिंक नाइट्रेट ही बनाएगा, ठीक। और जो जिंक है कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो भी जिंक नाइट्रेट बनाएगा, ठीक। लेकिन दिक्कत इसमें है कि जो जब क्या है, कॉपर को कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ कराते हैं, ठीक, कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ कराते हैं, तो यहाँ पे जो साइड गैस निकलता है, साइड प्रोडक्ट क्या निकलता है, NO2 गैस निकलता है, ठीक। साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा, NO2 गैस निकलेगा। तो जब भी आप कंसनट्रेटेड के साथ कराएंगे, चाहे कॉपर को हो चाहे जिंक हो, तो आपका साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा, NO2 गैस निकलेगा, ठीक। जब कंसनट्रेटेड हो तो दोनों में क्या निकलेगा, NO2 गैस निकलेगा। या फिर देख लीजिए, चाहे कॉपर को कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ कराएंगे तो साइड प्रोडक्ट NO2 निकलेगा, चाहे जिंक को HNO3 के साथ कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो भी NO2 गैस ही निकलेगा, ठीक। बस प्रॉब्लम किसमें होगा, डाइल्यूट वाले में, ठीक। जब कॉपर को डाइल्यूट के साथ कराएंगे, डाइल्यूट HNO3 के साथ कराएंगे, तो यहाँ पे NO गैस निकलेगा, यानी नाइट्रिक गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस निकलेगा, ठीक। यानी कौन सा क्या क्या निकलेगा, NO बनेगा, ठीक। तो कॉपर को डाइल्यूट HNO3 के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, NO साइड गैस निकलेगा, और जिंक को डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा, यानी N2O गैस बनेगा, ठीक। यहाँ पे क्या बनेगा, N2O गैस यानी नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, ओके। तो प्रॉब्लम केवल डाइल्यूट वाले में, जो साइड गैस बन रहा है, प्रॉब्लम किसमें, केवल डाइल्यूट वाले में ही है, ठीक। डाइल्यूट में यदि कॉपर के साथ कराते हैं तो NO गैस बनता है, जिंक का ये डाइल्यूट HNO3 के साथ कराते हैं तो N2O गैस बनता है, ठीक। बाकी यदि कंसनट्रेटेड है तो भी NO2 गैस बनेगा, चाहे जिंक का कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ है तो भी क्या बनेगा, NO2 गैस बनेगा, ठीक है। एक बार फिर से हम सबको एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, ओके। तो कॉपर को डाइल्यूट HNO3 के साथ करेंगे तो कॉपर नाइट्रेट तो बनेगा, साथ ही साथ क्या बन जाएगा, NO गैस निकलेगा, ठीक। साथ ही साथ क्या निकलेगा, NO गैस निकलेगा और वाटर निकलेगा ही। ऐसी बात करते हैं कॉपर को कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ करते हैं तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा, और साथ ही साथ कौन सा गैस निकलेगा, NO2 गैस निकलेगा, क्योंकि यह क्या है, कंसनट्रेटेड, इसलिए क्या बनेगा, NO2 गैस निकलेगा, ठीक। अब बात करते हैं जिंक का डाइल्यूट HNO3 के साथ करते हैं जिंक को, तो क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट बनेगा, और कौन सा गैस निकलेगा, N2O गैस निकलेगा, कौन सा गैस, N2O गैस निकलेगा, ठीक। क्योंकि क्या है, डाइल्यूट है, डाइल्यूट के साथ क्या बनेगा, N2O गैस निकलेगा, ठीक। यदि जिंक को HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, जिंक को, वो भी कंसनट्रेटेड हो HNO3, तो क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट बनेगा, और कौन सा गैस निकलेगा, NO2 गैस निकलेगा, NO2 गैस, ओके। तो ये क्या है, कंसनट्रेटेड है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए स्टॉप करके, ओके। अब देखिए जो HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक। अब देखिए हमने अभी मेटल्स के बारे में देख लिया, जो मेटल्स का रिएक्शन करके क्या क्या होता है हमने ये देख लिया। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं। जब नॉन मेटल्स का रिएक्शन कराते हैं HNO3 के साथ तो क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए जो नॉन मेटल्स होते हैं ये क्या होंगे, यदि जो नॉन मेटल्स हैं ये अपने हाई ऑक्सीडेशन नंबर वाले में बदल जाएंगे, अपने हाई ऑक्सीडेशन नंबर वाले कंपाउंड में बदल जाएंगे, बस यही होगा, ठीक। तो देखिए आयोडीन गैस का यदि रिएक्शन कराएं, ठीक, HNO3 के साथ बनाएंगे तो क्या बनेगा, पर आयोडिक एसिड इसको बोलते हैं, ठीक, पर आयोडिक एसिड।
यानी कि क्या HiO3 बनेगा। ठीक, यहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +7 है, जबकि यहाँ पे आयोडीन किस ऑक्सीडेशन नंबर में 0 में है, तो अपने हाई ऑक्सीडेशन वाले नंबर में बदल जाएगा। ठीक, और साथ ही साथ जो साइड प्रोडक्ट जो निकलता था उसमें वो भी इसमें भी निकलेगा, NO2 निकलेगा और H2O निकलेगा। जो कंसनट्रेटेड में निकलता था वही निकलेगा। ठीक, ये डाइल्यूट रहे चाहे कंसनट्रेटेड है, जो कंसनट्रेटेड निकलता था NO2 वही निकलेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी बात करें तो कार्बन का यदि HNO3 के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनता है जो वापस अपने आप टूट जाता है। ठीक, तो कार्बन का HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड। ठीक, क्या होता है, H2CO3 जो होता है वो बनता है, लेकिन वापस वो टूट जाता है CO2, क्योंकि वो बहुत अनस्टेबल होता है कार्बोनिक एसिड, वो अपने आप वापस टूट जाता है किसमें, CO2 और H2O गैस में टूट जाता है। ठीक, साथ ही साथ आपका NO2 गैस निकलेगा ही। ठीक, साइड प्रोडक्ट। ऐसी बात करते हैं सल्फर का HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे क्या बनेगा, H2SO4 बनेगा और NO2 बनेगा ही, साथ ही साथ H2O भी बनेगा ही। ठीक, बात करते हैं फास्फोरस का HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आर्थोफास्फोरिक एसिड बनेगा। ठीक, साथ ही साथ NO2 बनेगा ही, साथ ही साथ वाटर बनेगा ही। ठीक, तो बस साइड प्रोडक्ट ये सब बनेंगे ही, बाकी बस इसको हाई ऑक्सीडेशन वाले में बदलना है आपको। ओके, अब देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्राउन रिंग टेस्ट, ये किसके लिए करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है नाइट्रेट के लिए। आपको नाइट्रेट को मतलब पता करने के लिए हम ये वाला टेस्ट करते हैं, ब्राउन रिंग टेस्ट, कि सॉल्यूशन में नाइट्रेट है कि नहीं। तो ये नाइट्रेट को मेनली बताता है। ठीक, किसको बताता है, नाइट्रेट को। ठीक, अब क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए बहुत सिंपल सा है, क्या करते हैं Fe2+, जो Fe आयरन का जो +2 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वो क्या करता है कि ये जो नाइट्रेट है इससे रिएक्शन करके नाइट्रेट को किस में बदल देता है, नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल देता है। ठीक, नाइट्रेट्स को यानी जो नाइट्रेट्स है इसको किस में बदल देता है, नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल देता है, यानी NO में बदल देता है। ठीक, यानी सिंपल सा नाइट्रेट्स को किस में बदल देता है, नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल देता है। ठीक, जो Fe2+ है। ठीक, और Fe2+ क्या है, एक प्रकार से रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्रम है +2 में है। ठीक, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, क्या करेगा, नाइट्रेट को क्या करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल देगा। ठीक, और साथ ही साथ H2SO4 का भी यूज करते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 भी हम लेते हैं, सॉरी डाइल्यूट H2SO4 भी लेते हैं हम साथ ही साथ। ठीक, क्योंकि इस सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या लेते हैं, H2SO4 भी डालते हैं। तो आप एक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता है, क्या बनता है, ब्राउन रिंग कलर का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक, ब्राउन रिंग का एक मतलब ऐसे गोला सा बन जाता है। ठीक, तो आइए एकदम अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नाइट्रेट में क्या करते हैं, Fe2+ वाला डालते हैं, नाइट्रेट में Fe2+ डालते हैं, साथ ही साथ H2SO डाइल्यूट H2SO4 भी डालते रहते हैं, कुछ एक दो बूंद इसी में डालते रहते हैं, एक दो बूंद ड्रॉप उसका। ठीक, तो जो नाइट्रेट है किस में बदल जाता है, NO में, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक, नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाता है, साथ ही साथ आयरन बनता है, और साथ ही जो आयरन है किस में चला जाएगा, +3 में चला जाएगा, और साथ ही साथ आपका वाटर बनता है। ठीक, अब देखिए जो वाटर और आयरन है ये अपने आप एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जो वाटर और आयरन एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ठीक, आयरन और वाटर क्या बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, और यही कॉम्प्लेक्स वापस फिर से क्या होता है, NO के साथ रिएक्शन कर लेता है। ठीक, तो आयरन और वाटर क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। यही कॉम्प्लेक्स क्या करता है, इसी कॉम्प्लेक्स का साथ NO फिर से यानी नाइट्रिक ऑक्साइड जो है फिर से इससे रिएक्शन कर लेता है, एक अलग से कॉम्प्लेक्स बना देता है। ठीक, यही कॉम्प्लेक्स कहते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। ठीक, इस कॉम्प्लेक्स में आप देख सकते हैं Fe H2O5 है। ठीक, और साथ ही साथ NO है। ठीक, +2+ है, अब इसको देख सकते हैं यहाँ पे, या इसी का यही जो कॉम्प्लेक्स है यही आपको ब्राउन रिंग टेस्ट बनता है। ठीक, इसी कॉम्प्लेक्स के वजह से। ओके, तो ये बहुत सिंपल है, आपको कुछ याद हुआ चाहे ना याद हुआ, बस ये याद कर लीजिए ये किसके लिए होता है, नाइट्रेट के लिए होता है। ये नाइट्रेट को क्या कर ले सकता है, NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल देता है, नाइट्रेट को नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल देता है। ठीक, इसमें हम कौन सा यूज करते हैं, Fe2+ को यूज करते हैं, और साथ ही साथ कुछ बूंद H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 भी डालते हैं। ओके, तो नीट 1994 का क्वेश्चन है, ब्राउन रिंग टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। तो ब्राउन रिंग टेस्ट किसको डिटेक्ट करता है बताइए, NO3 को ही डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट किसको काम करने करता है, NO3 को, यानी नाइट्रेट को करता है। यहाँ आयरन मत डाल दीजिएगा, आयरन डिटेक्ट करता है, किसको करता नहीं है। ठीक, डिटेक्ट करने का काम करता है नाइट्रेट, सॉरी आयरन जो है डिटेक्ट करने का काम करता है, डिटेक्ट होता नहीं है इसका। ओके, ब्राउन रिंग टेस्ट में किसको हम डिटेक्ट करते हैं, नाइट्रेट को डिटेक्ट करते हैं। ओके, अब बात करते हैं नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर मतलब इसका हाइब्रिडेशन की बात करते हैं। पहले Sp2 होता है, यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक, हाइब्रिडेशन क्या होता है, Sp2 है तो क्या होगा, मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक, NCERT लिखता है प्लेनर। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर यही है। ओके, अब बात करते हैं फास्फोरस के कंपाउंड के बारे में। तो नाइट्रोजन कंपाउंड इतने थे, अब बात करते हैं फास्फोरस के कंपाउंड के बारे में। तो फास्फोरस के आपके NCERT ने दिया है एलोट्रॉप्स। तो अब फास्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, तो अब यही बात करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस के बारे में। एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस, तो फास्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स पढ़ने हैं, एक होता है व्हाइट फास्फोरस, एक होता है रेड फास्फोरस, एक होता है ब्लैक फास्फोरस। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाइट फास्फोरस। तो जो व्हाइट फास्फोरस होता है एकदम सिंपल से याद कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है। ठीक, और कैसा होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है। ओके, तो ये आपको दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो जो व्हाइट फास्फोरस होता है कैसा होता है, व्हाइट होता है, वैक्सी होता है, व्हाइट है इसलिए क्या होगा व्हाइट होगा, वैक्सी सॉलिड है, और कैसा होता है, पॉइजनस होता है। ठीक, अब देखिए क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, इसको वाटर में इनसॉल्युबल है।
जो वाइट फास्फोरस है वाटर में तो इनसॉल्युबल है, ठीक, बट सॉल्युबल इन CH2, यानी कि कैल्शियम डाइसल्फाइड में ये क्या है, सॉल्युबल होता है, ठीक। ये वाटर में इनसॉल्युबल है, लेकिन क्या है, कैल्शियम डाइसल्फाइड में क्या है, सॉल्युबल होता है, इंपॉर्टेंट है, ओके। अब अगला क्या है, ग्लो इन डार्क। ये क्या होता है, व्हाइट कलर का, इसलिए क्या होगा, डार्क में क्या होता है, चमकता है, क्योंकि व्हाइट कलर का इसलिए चमकेगा। इसको कहते हैं चिलीम्यूनिसेंस वाला, इसका मतलब जो फिनोमेना, इसको चमकने वाले फिनोमेना को बोलते हैं चिलीम्यूनिसेंस, जो भी लिखा है अब पढ़ लीजिए, ओके। अब देखिए जो व्हाइट फास्फोरस है ये सोडियम NaOH के साथ रिएक्शन करके, NaOH में सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर के साथ रिएक्शन करके, जो व्हाइट फास्फोरस है NaOH और वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, फास्फिन गैस बनाता है, साथ ही साथ सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनाता है, ठीक। तो एक बार फिर से याद कर लीजिए, जो व्हाइट फास्फोरस है सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर के साथ रिएक्शन करके, व्हाइट फास्फोरस सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर के साथ रिएक्शन करके फास्फिन गैस बनाता है और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनाता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप अभी फाजिंग का ये मेथड है बनाने का, ठीक। अभी हम इसको फिर पढ़ेंगे, ठीक। अब बात करते हैं जो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपके एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत लेट स्टेबल है और बहुत हाईली क्या होता है, रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये। तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक। ये तुरंत ही रिएक्ट कर लेता है, जैसे इसको ऑक्सीजन मिला तुरंत से रिएक्ट कर जाता है, ठीक, और ब्लास्ट भी हो जाता है, ठीक। तो जैसे P4 क्या है, जैसे इसको ऑक्सीजन मिला, जो होता है व्हाइट फास्फोरस को जैसे ऑक्सीजन मिला क्या बना लेता है, फास्फोर पेंटाऑक्साइड बना लेता है, ओके। यानी इसको ऐसे ही बोल सकते हैं P4O10 बना लेता है, ठीक। तो व्हाइट फास्फोरस के साथ क्या बना लेता है, P4O10 बना लेता है। इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है कैसा होता है, डिस्क्वाइडल टेट्राहाइड्रल होता है, ठीक। P4 इसलिए क्या हो गया, टेट्राहाइड्रल हो गया, ठीक। और क्या होता है, डिस्क्रीट टेट्राहाइड्रल होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डिस्क्रीट टेट्राहाइड्रल होता है, ठीक। इनके बीच जो होते हैं सभी फास्फोरस बीच का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। तो कैसा होता है, डिस्क्रीट टेट्राहाइड्रल है, ओके। इसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये आपके व्हाइट फास्फोरस बारे में। अब बात करते हैं रेड फास्फोरस। तो रेड फास्फोरस जो होता है किस कैसे बनाते हैं, ये व्हाइट फास्फोरस से ही बनाते हैं। व्हाइट फास्फोरस को गर्म कर दीजिए तो रेड फास्फोरस बदल जाता है, ठीक। तो कैसे बनाते हैं, व्हाइट फास्फोरस से बनाते हैं, ये बोला एनसीईआरटी, ऑब्टेन बाय हीटिंग व्हाइट फास्फोरस। इसको कैसे ऑब्टेन करते हैं, हीट करके व्हाइट फास्फोरस को हीट करके बनाया जाता है। कितना टेम्परेचर, 573 केल्विन टेम्परेचर। इसको हीट करने पे क्या बनता है, रेड फास्फोरस बनता है, ठीक। व्हाइट फास्फोरस गर्म करने पे रेड फास्फोरस बनता है, ठीक। अब बात करते हैं कैसा होता है, ये रेड है इसलिए क्या होगा, आयरन कलर का, आयरन गेरिस लैटेक्स इसका होता है, ऑर्डरलेस होता है और क्या होता है, नॉन पॉइजनस होता है। तो ये क्या है, पॉइजनस नहीं होता है, ठीक। क्योंकि व्हाइट फास्फोरस क्या होता है, पॉइजनस होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो, ठीक। और ये क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है इन बोथ वाटर एंड CH2। तो किसी में सॉल्युबल नहीं है, ना तो वाटर में है ना ही CH2 में, क्योंकि बहुत लेस रिएक्टिव है, सिर्फ किसी में सॉल्युबल नहीं है, वैसे याद कर सकते हैं, ठीक। तो क्या लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए क्या होता है, किसी में भी सॉल्युबल नहीं होता, ना ही वाटर में सॉल्युबल होता है, ना ही CH2 में भी सॉल्युबल होता है, ठीक। अब बात करते हैं डज नॉट ग्लो इन डार्क। तो डार्क में चमकता भी नहीं है, क्योंकि क्या है, रेड कलर का, तो कहाँ चमकेगा ये, तो ये डार्क में चमकता नहीं है, ठीक। लेस रिएक्टिव देन व्हाइट फास्फोरस। तो क्या होता है, व्हाइट फास्फोरस से लेस रिएक्टिव होता है, व्हाइट फास्फोरस से कम रिएक्टिव होता है, ठीक। तो देखिए इसमें ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है, ये वाटर में भी इनसॉल्युबल होता है और CH2 में भी इनसॉल्युबल होता है। जबकि जो व्हाइट फास्फोरस था वो क्या होता था, वाटर में इनसॉल्युबल होता था, लेकिन CH2 में यानी कैल्शियम डाइसल्फाइड में क्या होता था, सॉल्युबल होता था व्हाइट फास्फोरस जो होता था, ठीक। तो ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्या होता है, की वाला लाइन, ये दोनों लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ओके। इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, तो एक पॉलीमेरिक फॉर्म कर लेता है, ठीक। जो रेड फास्फोरस होता है क्या बना लेता है, एक पॉलीमेरिक फॉर्म कर लेता है इसका, ठीक। तो ये क्या है, यही एनसीईआरटी बोलता है, इट इज पॉलीमेरिक। ये क्या होता है, पॉलीमेरिक होता है कंस्टिट्यूटिंग ऑफ चैन, तो ढेर सारे चैन बना के पॉलीमेरिक बना लेता है, ठीक। और P4 टेट्राहाइड्रल लिंकेज टुगेदर। तो क्या होता है, सभी P4 का ही लिंकेज होता है इनके बीच, P4 का ऐसे लिंकेज होता है, ठीक। सही क्या है, P4 का लिंकेज है, ओके। और इनका स्ट्रक्चर भी क्या होता है, इसका भी क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है, टेट्राहाइड्रल है, और उसका स्ट्रक्चर क्या है, डिस्कॉर्डल टेट्राहाइड्रल होता है, ओके। अब देखिए लास्ट है आपका ब्लैक फास्फोरस। इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है अल्फा ब्लैक, एक होता है बीटा ब्लैक, ठीक। इसको कैसे बनाते हैं, बस ये याद कर लीजिए, इसको रेड फास्फोरस से बनाते हैं। तो व्हाइट फास्फोरस से रेड फास्फोरस बनता है, रेड फास्फोरस को और गर्म कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, आपका ब्लैक फास्फोरस बन जाएगा। तो ये कहता है, क्या बोलते हैं एनसीईआरटी, फॉर्म बाय रेड फास्फोरस इज हीटेड टू सील ट्यूब। कोई सील ट्यूब है, इसमें आप इसको गर्म करते हैं, कितना टेम्परेचर, 803 केल्विन टेम्परेचर गर्म करते हैं तो ब्लैक फास्फोरस बन जाता है, ओके। देखिए नीट 1998 का क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट व्हाइट एंड रेड फास्फोरस एक्सेप्ट दैट वे। इसमें कौन सा ऑप्शन, मतलब कि कौन सा ऑप्शन सही है, केवल एक को छोड़ के, ठीक। वही बोले, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट व्हाइट एंड रेड फास्फोरस एक्सेप्ट दैट डे, ठीक। किसी एक को छोड़ के इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक। मतलब कौन सा, मतलब ले लेके बात कर रहा है, कौन सा ऑप्शन गलत है, एक्सेप्ट बोल रहे हैं ना किसी एक को, कि मतलब बता रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, यही इसका मैं कहने का मतलब है, ओके। तो पहला ही लाइन देखिए क्या बोला, पहला वाला क्या ऑप्शन है, आर बोथ सॉल्युबल इन CH2। तो बोला दोनों ही सॉल्युबल होते हैं CH2 में, गलत। जो आपका रेड फास्फोरस होता है CH2 में सॉल्युबल नहीं होता है, तो यही आपका ऑप्शन मिल गया, यही एक्सेप्शन है, ठीक है, यही एक्सेप्ट है। अगला बी क्या है, कैन बी ऑक्सीडाइज बाई हीटिंग इन एयर। हाँ, दोनों को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, लेकिन जो होता है रेड फास्फोरस को बहुत कम समय लगता है, ठीक। वो ऑक्सीजन के साथ थोड़ा देर से रिएक्शन करता है, पर करेगा दोनों।
कंस्टिट्यूट ऑफ सेम काइंड ऑफ आइटम, हाँ सभी में क्या होता है सेम काइंड ऑफ एटम होते हैं, लेकिन क्या होता है लेकिन पॉलीमेरिक फॉर्म कर लेता है वो जो रेड फॉस्फोरस होता है, ठीक, ये भी सही है। कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन अनदर, तो हाँ सही बात है, रेड को आप ब्लैक को वाइट को रेड में बदल सकते हैं, रेड को ब्लैक में बदल सकते हैं, तो एक को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन जो 1 है यही होगा। अब देखिए बात करते हैं फॉस्फिन PH3, ठीक, ये भी अमोनिया की तरह ही है PH3, ठीक, ये है फॉस्फिन। अब बात करते हैं फॉस्फिन का 2 मेथड आपको दिया है एनसीईआरटी में, इसको आपको याद करना है, ठीक। एक सिंपल सा आप याद कर सकते हैं, कैल्शियम फॉस्फाइड जो है इसमें वाटर डाल दीजिए, ठीक, कैल्शियम फॉस्फाइड में वाटर डाल दीजिए और प्लीज क्रॉस रिएक्शन करा दीजिएगा, ठीक, तो आपको क्या बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और क्या बनेगा PH3 बनेगा, ठीक। तो एक बार फिर देखिए कैल्शियम फॉस्फाइड में वाटर डालिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और PH3 बनेगा, ठीक। तो इसको मैं ऐसे याद करता हूँ कैप, इसको मैं याद करता हूँ कैप में पानी डाल दीजिए फास्फिन बन जाएगा, कैप में पानी डालने से फास्फिन बन, मैं इसको कैप याद करता हूँ, कैप में पानी डालिए तो फास्फिन बन जाएगा, ऐसे मैं याद करता हूँ। और एक वाइट फास्फोरस में क्या डाल दीजिए सोडा डाल दीजिए तो भी आपका फास्फिन बन जाएगा, तो मैं ऐसे याद करता हूँ, ऐसे मुझे जल्दी याद होता है। कैप में पानी डालता हूँ तो भी फास्फिन बनता है और वाइट फास्फोरस में सोडा डालता हूँ तो भी क्या बनता है फास्फिन बनता है, ठीक। तो यही पहला क्या है कि कैल्शियम फॉस्फाइड में पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं, कैल्शियम फॉस्फाइड में हम क्या करते हैं वाटर डालते हैं कैल्शियम फॉस्फाइड में, ठीक, तो क्या बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फास्फिन बनेगा, ठीक। ऐसी बात है कैल्शियम फॉस्फाइड में यदि HCl डालें तो भी बनेगा फास्फिन, कैल्शियम फॉस्फाइड में HCl डालते हैं तो क्या बनेगा कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और क्या बनेगा फास्फिन मतलब गैस बनेगा, ठीक। ये फिर से एक बार देखिए कैल्शियम फॉस्फाइड में HCl डालते हैं तो भी यही बनेगा कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और क्या बनेगा फास्फिन गैस बनेगा, ओके। अब क्या है अगला ईयर आप ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, वाइट फास्फोरस में सोडा डालिए मतलब NaOH डालिए और साथ ही साथ क्या डालिए वाटर डालिए, वाइट फास्फोरस में NaOH और वाटर डालिए, फास्फिन बनेगा और क्या बनेगा सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इसका साइड प्रोडक्ट सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनता है, ठीक। ये तीनों मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टॉप करके बाद देखिए तो ही आगे बढ़िएगा। अब हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो ये है वैन जब ये क्या होता है प्योर फॉर्म में होता है तो ये कभी जलता नहीं है, जब ये प्योर फॉर्म में होता है जो फास्फिन तो ये जलता नहीं है, जब ये इम्प्योर फॉर्म में होता है आपको मैक्सिमम टाइम में इम्प्योर फॉर्म में मिलेगा ही, ठीक। तो जब ये जो फास्फिन है जब प्योर फॉर्म में होता है तो ये नहीं जलता है, लेकिन जब ये इम्प्योर फॉर्म में होता है तो इसमें आग लगने लगता है अपने आप ही जलने लगता है ये, ठीक, फास्फिन को रख देंगे तो, ठीक। तो यही एनसीईआरटी बोलता है व्हेन प्योर इज नॉट इन्फ्लेमेबल, जब प्योर होता है तो क्या होता है नॉन इन्फ्लेमेबल होता है, बट वी कैन इन्फ्लेमेबल ऑनिंग टू द प्रेजेंट ऑफ P2H4 या P4 वेपर। लेकिन यदि क्या है उसमें यदि इम्प्योरिटीज़ है किसका P2H4 या P4 का यदि इम्प्योरिटीज़ है तो क्या होगा इन्फ्लेमेबल हो सकता है, ठीक। ऐसे क्या होता है नॉन इन्फ्लेमेबल होता है, ठीक। अब बात करते हैं यदि इसको फास्फिन इसको प्योर कैसे करते हैं, तो फास्फिन जो होता है अक्सर नॉन प्योर फॉर्म में ही मिलता है हमको फास्फिन। इसको प्योर करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, आपके एनसीईआरटी में दिया है। प्योर करने के लिए हम क्या करते हैं फास्फिन है इसको मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड से इसको रिएक्शन करा देते हैं, फास्फिन को हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन करा देते हैं। फिर देख लीजिए फास्फिन को हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन करा देते हैं तो P4 मतलब फास्फोरस आयोडाइड मतलब कि फास्फिन आयोडाइड बनता है, ठीक। एक बार फिर देख लीजिए फास्फिन को हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं तो फास्फिन आयोडाइड बनता है, ठीक। इसी फास्फिन आयोडाइड को KOH से रिएक्शन करा देते हैं, ये जो फास्फिन आयोडाइड बना है इसको KOH से रिएक्शन करा देते हैं तो Ki बनेगा H2 बनेगा और फास्फिन फिर से हमारा निकल जाता है, ठीक, प्योर फॉर्म में। तो एक बार फिर देख लीजिए प्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं फास्फिन में HI डालते हैं तो हमारा क्या बन जाता है फास्फिन आयोडाइड बनता है, फास्फिन आयोडाइड जो है बना है इसको क्या करते हैं KOH के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो हमारा क्या बनता है Ki बनता है H2 बनता है, फिर से हमारा फास्फिन जो है प्योर फॉर्म में निकल जाता है, ठीक। यही है तरीका। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं फास्फिन की, ठीक। तो ये इसकी पहला प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये क्या है गैस है, फास्फिन भी क्या है गैस है, तो क्या होगा कलरलेस गैस होगा विथ रॉट एंड फील स्मेल, बहुत गंदा इसका स्मेल होता है, सही मछली की तरह स्मेल होता है, रॉट एंड फील स्मेल बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कैसा होता है गंदी मछली की तरह इसका स्मेल होता है, ठीक। और हाईली पॉइजनस, क्या होता है पॉइजनस होता है क्योंकि फास्फोरस का इसलिए क्या है पॉइजनस है, ठीक। तो जैसे अमोनिया पॉइजनस होता है वैसे ये भी क्या है पॉइजनस है, ठीक। इस एक्सप्लोड इन कॉन्टैक्ट विथ ट्रैक ऑफ ऑक्साइड एजेंट, ठीक। तो जैसे क्या है कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इससे आ गया HNO3 आ गया, क्लोरीन आ गया, चाहे ब्रोमीन आ गया, ठीक। यदि कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये सब क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है स्ट्रॉन्ग, ठीक। इनके साथ जैसे ही आता है तो उनसे क्या होता है ट्रैक मतलब कि ब्लास्ट हो जाता है, ठीक, एक्सप्लोड हो जाता है जो ये फॉस्फाइड है फास्फिन जो है, ठीक। अब देखिए तीसरा क्या है स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, तो बहुत कम ये सॉल्युबल होता है वाटर में क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है अमोनिया की तरह, तो क्या होता है स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक। ये फास्फिन को वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं लाइट के प्रेजेंट में तो क्या बनता है फास्फोरस आयोडाइड बनता है और क्या बनता है हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक। लेकिन हमने वहाँ पर देखा था कि अमोनिया को वाटर के साथ रिएक्शन करना रहता था अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता था, आपको याद होना चाहिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता था, ठीक। और वो बेसिक होता था, मैंने ये चीज़ बताया था। लेकिन यहाँ पे फास्फिन को वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो रेड फास्फोरस बन जाएगा, रेड फास्फोरस और वाटर गैस हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक। तो यहाँ भी इंपॉर्टेंट ये लाइन है, ओके। तो एक बार फिर देखिए फास्फिन को वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फास्फिन को वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो रेड फास्फोरस
और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, रेड फॉस्फोर हाइड्रोजन गैस निकलेगा, क्योंकि अमोनिया में ये नहीं होता था, अमोनिया में अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता था। अब देखिए ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कॉपर और कॉपर सल्फेट या मर्क्यूरी क्लोराइड है, इसका जब फास्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जिसमें जो ये बना था, जिसने इसको बनाया था उसी में टूटता है। तो आपको याद होगा कैल्शियम फॉस्फाइड इसको बनाता है, तो फॉस्फाइड वाले जो होते हैं ये इसको बनाते हैं, जो फॉस्फाइड होते हैं ये इसको बनाते हैं, तो वापस फॉस्फाइड में टूट जाता है। ठीक, तो जिसने इसको बनाया उसी में टूटेगा। तो फॉस्फाइड जैसे कैल्शियम का जो फॉस्फाइड था उसमें हम वाटर डालते थे, ठीक, तो बनता था, या कैल्शियम में फॉस्फाइड में HCl डालते थे तो फास्फिन बनता था। ये दोनों मेथड था ना बनाने का। ठीक, तो ये जिससे बना उसी में टूटेगा। ठीक, तो देखिए कॉपर सल्फेट है, ठीक, कोई मेटल का कोई सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, इसको फास्फिन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, कॉपर फास्फाइड बन जाएगा, और क्या बनेगा, H2SO4 बन जाएगा। तो जो बना उसी में टूटेगा। ठीक, ऐसी बात करते हैं मर्क्यूरी क्लोराइड है, मर्क्यूरी क्लोराइड है, इसको फास्फिन के साथ रिएक्शन कराते हैं मर्क्यूरी क्लोराइड को। ठीक, तो क्या बनेगा, मर्क्यूरी फास्फाइड बनेगा, मर्क्यूरी फास्फाइड बनेगा और HCl बनेगा। तो जिसमें बना उसी में टूट जाता है। तो फास्फाइड बनाता है इसको और फास्फाइड में ही टूटता है। ठीक, मेटल साथ रिएक्शन करके। ओके, अब देखिए क्या बोलता है एनसीईआरटी, वीक बेस। ये क्या होता है, वीक बेस होता है। अमोनिया में क्या है, वीक ही बेस है, तो कैसा होता है, वीक बेस होता है। फास्फिन क्या होता है, HBr से रिएक्शन कर सकता है, मतलब एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि बेस है इसलिए क्या कर सकता है, एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, फास्फोरस ब्रोमाइड बना लेगा। ठीक, HBr के साथ रिएक्शन करके। ठीक, अब बात करते हैं इसका यूज किस में करते हैं। यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको यूज करते हैं होम सिग्नल्स में। ठीक, यानी जो समुद्र के पास जो होते हैं वहाँ पे जो जब लोग बीच में फंस जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, एक सिग्नल उनके पास होता है, उसको ऐसे डालते हैं तो वो धुआं ऊपर की ओर जाने लगता है, जो कि बहुत दूर के लोग को भी दिखाई देने लगता है कि वहाँ पे कोई है। ठीक, तो यही इसी कहते हैं होम सिग्नल्स। जो होम सिग्नल्स होता है उसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड होता है और कैल्शियम फास्फाइड होता है, इन दोनों का मिक्सचर होता है होम सिग्नल्स में। कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फास्फाइड का मिक्सचर होता है। इसको क्या करते हैं, आल्सो यूज टू स्मोक स्कैन, स्मोक में का स्कैन बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है, जो होम सिग्नल है। ओके, इंपॉर्टेंट है। दे 2019 क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, एक कंपाउंड एक्स है, कोई कंपाउंड एक्स है, अप टू अपॉन रिएक्ट विथ H2O, तो क्या करता है, किसी रिएक्शन करता है, H2O से रिएक्शन करता है, प्रोड्यूस अ कलरलेस गैस, तो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है कलरलेस गैस को। ठीक, तो कंपाउंड एक्स है, किससे करता है, वाटर के साथ रिएक्शन करता है कोई कंपाउंड एक्स। ठीक, क्या करता है, कलरलेस गैस को बनाता है। ठीक, कलरलेस गैस जिसको बोला वाई, कोई कलरलेस गैस वाई बनाता है विथ रॉटन फिश स्मेल। अब पहले ही समझ जाओगे रॉटन फिश स्मेल किसका होता है, PH3 फाजिन का होता है। आप तुरंत ही समझ जाएंगे, आपको नहीं पता तो यहाँ एक्स की वैल्यू आप तुरंत ही समझ सकते हो कि क्या है, फाजिन है। इसका स्मेल कैसा है, रॉटन फिश स्मेल है, बता दिया है। ठीक, यानी क्या है, फाजिन है। ठीक, जो गैस वाई है इज ऑब्जॉर्ब इन सॉल्यूशंस कॉपर सल्फेट, जो गैस वाई है क्या करता है, कॉपर सल्फेट के को एब्जॉर्ब करता है। ठीक, गैस वाई इज एब्जॉर्ब इन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टू गेट कॉपर फास्फाइड, तो क्या देता है, कॉपर फास्फाइड देता है। ठीक, एज वन। अब देखिए फास्फाइड कौन देता है, पूरे आपने पढ़ा होगा अभी तक, तो केवल फास्फाइड कौन देता है, फाजिन होता है, वही फास्फाइड बनाता है। ठीक, तो फास्फाइड केवल पूरे आप देखेंगे पूरे रिएक्शन में, तो फास्फाइड कौन बनाएगा, जो फाजिन होता है। केवल अब तक जितने भी आप रिएक्शन पढ़ोगे केवल जो फाजिन है वही फास्फाइड बनाता है, तो हम यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। ठीक, तो क्या बनाता है, जो गैस वाई बनाया, यानी जो फाजिन है वो क्या हुआ, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया, कॉपर फास्फाइड बनाया। ठीक, वन ऑफ द प्रोडक्ट द पीरियड द कंपाउंड, तो कंपाउंड वो क्या है वही बताना है। ठीक, जो कंपाउंड एक्स है वही बताना है क्या है। ठीक, कंपाउंड एक्स क्या है वही हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो कंपाउंड एक्स क्या हो सकता है, ऑलरेडी मैं बताया था कि कैप में पानी डालो, कैप वाला जो है रिएक्शन, तो यानी कैल्शियम फास्फाइड उसमें पानी डालते हैं तो ये हमारा क्या बनता था, फास्फिन गैस बनता था। इसी गैस को बोला कि क्या बोला है, कोई कंपाउंड एक्स है, उसको हमने क्या किया, पानी डाला तो हमें क्या बना, कोई कलरलेस गैस वाई बना है। ठीक, जो वही वाई बना है कैसा है, रॉटन स्मेल का है। ठीक, रॉटन मतलब फाजिन जो है, इसका स्मेल कैसा होता है, रॉटन। आप समझ सकते हो क्या है, फाजिन है। ठीक, ये फाजिन जब हमने क्या किया कि कॉपर सल्फेट के साथ मतलब एब्जॉर्ब कराया तो क्या बना, कॉपर फास्फाइड बना। ठीक, हम यहाँ से भी समझ सकते हैं कि कॉपर फास्फाइड कौन बना सकते हैं, फाजिन। और फाजिन का बनाने का तरीका वाटर के साथ कौन सा है, यही वाला है मेथड। ठीक, कॉपर फास्फाइड वाला है। ठीक, मतलब कैल्शियम फास्फाइड वाला है, तो हम आंसर कौन सा होगा, बी। आप यहाँ से देख के समझ सकते हैं। यदि आपको रिएक्शन याद है तो आप तुरंत कर लेंगे कि कैल्शियम फास्फाइड है जो वाटर रिएक्शन करके क्या बनाता है, फाजिन गैस बनाता है। ठीक, आप यहाँ से समझ सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं फास्फोरस के क्लोराइड के बारे में बात करते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में दो दिया है, एक फास्फोरस ट्राइक्लोराइड दिया है, एक फास्फोरस पेंटाक्लोराइड दिया है, दो क्लोराइड दिए हैं फास्फोरस के, दोनों के बारे में बात करते हैं। दोनों रिएक्शन एकदम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, बस अंतर यहाँ कुछ आएगा वही हम बात करेंगे। तो पहले बात करें प्रिपरेशन का, तो बस कुछ नहीं है, पहले क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करा सकते हैं इसको। बस यहाँ पे क्लोरीन का अमाउंट क्या होगा, फास्फोरस डायरेक्ट आप क्लोरीन से रिएक्शन करा सकते हैं, लेकिन क्लोरीन का अमाउंट यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा। ठीक, तो आपका PCl3 बन जाएगा। यहाँ पे क्लोरीन का अमाउंट क्या होगा, 10 होगा। तो फास्फोरस अब यदि 10 क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे P4 को, तो आपका क्या बन जाएगा, PCl5 बन जाएगा। ठीक, तो पहला बहुत ईजी है, आप यहाँ से देख सकते हैं ईजी है। दूसरा बात करते हैं, जो वाइट फास्फोरस है यानी कि P4 है, उसको क्या कर सकते हैं आप, थायोनिल क्लोराइड इसको बोलते हैं ना, थायोनिल क्लोराइड। तो SOCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक, P4 को क्या करते हैं, SOCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो क्या बनेगा, PCl3 बनेगा, SO2 बनेगा, और साथ ही साथ क्या बनेगा, H2Cl2 बनेगा। ठीक, सो ये सल्फोनिल क्लोराइड, मैं थायोनिल बोल रहा हूँ, सल्फोनिल क्लोराइड है।
तो फास्फोरस को सल्फोनिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, सल्फोनिक क्लोराइड के साथ, तो क्या बनेगा PCl3 बनेगा, ठीक, SO2 बनेगा, और क्या बनेगा, इसको हम बोलते हैं H2Cl2, यानी क्या है, सल्फर का मोनोक्लोराइड है, ठीक, सल्फर मोनोक्लोराइड, क्योंकि यहाँ पे देखिए एकक है, इसलिए इसको बोलते हैं सल्फर मोनोक्लोराइड बोलते हैं, ठीक। तो वाइट फास्फोरस को आप सल्फोनिक क्लोराइड मतलब SOCl2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो भी PCl3 बनेगा, ठीक। बस यहाँ पे 8 अमाउंट रखना है, यहाँ पे क्या रखना है, 10 अमाउंट रखना है। P4 को 10 मतलब SOCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो PCl5 बन जाता है, ठीक। यहाँ बस 10 अमाउंट रखना है, ठीक। यहाँ पे क्या है, 8 अमाउंट रखना है, ओके। इसमें बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, सेम तरीका है बनाने का दोनों का, ठीक। या तो सीधे क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दीजिए, ठीक, या तो थायोनिल क्लोराइड वाइट फास्फोरस को सल्फोनिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दीजिए, ठीक, तो आपका PCl3 बन जाएगा, ठीक। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ भी बहुत सिमिलर है, ठीक। देखिए पहले क्या है, PCl3 को यदि वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, PCl3 को वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, आर्थोफॉस्फोरस एसिड, ये क्या है, आर्थोफॉस्फोरस एसिड बनता है, ठीक, H3PO3 बनेगा, ठीक। यहाँ क्या बनेगा, H3PO3, मतलब जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसी ऑक्सीडेशन का ऑक्सी एसिड बनाएगा, ठीक। तो यदि PCl3 क्या है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या बनाएगा, मतलब कि ऑक्सो एसिड बनाएगा, ओके। तो PCl3 को वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, आर्थोफॉस्फोरस एसिड, यानी H3PO3 बनाएगा, ठीक, साथ ही साथ एसिड बनाएगा ही, प्लीज क्रॉस रिएक्शन कराना है आपको, ठीक। ऐसी बात करते हैं PCl5 का H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं, PCl5 का H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फास्फोनिक क्लोराइड बनता है, ठीक, फास्फोनिक क्लोराइड में POCl3 बनेगा, ठीक। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाना है। बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, PCl3 का वाटर कराएंगे तो आर्थोफॉस्फोरिक एसिड बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, ये PCl5 का वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फास्फोनिक क्लोराइड यानी कि POCl3 बनेगा, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कहीं कहीं बोलता है कि जो POCl3 है, कहीं क्या यदि एक्सेस ज़्यादा वाटर आप ले लें, POCl जो अब ज़्यादा वाटर ले लेंगे, एक्सेस वाटर ले लेंगे तो POCl3 क्या बना लेगा, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड बना लेगा, H3PO4 बना लेगा, ठीक, H3PO4, 3 नहीं है 4 है, ओके, इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, ठीक। तो अब ज़्यादा वाटर ले लेंगे क्या बनाएगा, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड बना लेगा, यानी H3PO4 बना लेगा और HCl भी बनाएगा, ठीक। तो बस सिंपल से यहाँ पे ये याद करिए, यहाँ पे PCl3 का वाटर करेंगे H3PO3 बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, POCl3 बनेगा, ठीक। ये दोनों इंपॉर्टेंट याद कीजिए। इसी का सेम रिएक्शन ये दोनों भी है, ठीक। यदि क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दीजिए PCl3 का तो ये बनेगा ही, ठीक, जो ऑक्सीडेशन स्टेट वही बनेगा ही, यानी क्या बनेगा, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड बनेगा, साथ ही साथ क्या बनेगा, एसिल क्लोराइड बन जाएगा, ठीक। तो क्या बनेगा, आर्थोफॉस्फोरस एसिड बनेगा, H3PO3 बनेगा, बस ये सभी बनेगा, ठीक। आर्थोफॉस्फोरिक एसिड बनेगा, फास्फोरस एसिड बनेगा, साथ ही साथ क्या बनेगा, एसिल क्लोराइड बन जाएगा, ठीक। ऐसे अल्कोहल के साथ कराते हैं PCl3 का रिएक्शन तो ये आर्थोफॉस्फोरस एसिड बनेगा ही, H3PO3 बनेगा ही, साथ ही साथ क्या बनेगा, H2 मतलब कि एथाइल क्लोराइड बन जाएगा, ठीक। क्या बनेगा, C2H5Cl बन जाएगा, ठीक। बहुत सिंपल सब में क्या बनेगा, आर्थोफॉस्फोरस एसिड बनेगा तीनों में, ठीक, एकदम सेम बनेगा। बस यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे OH हटा देना है, यहाँ पे क्या बना हटा देना है, यहाँ बस क्रिस क्रॉस रिएक्शन करना है, यहाँ पे क्लोरीन लगा देना है, बस यहाँ पे क्या है, इसको हटा क्लोरीन लगा देना है, ओके, क्रिस क्रॉस। ऐसी बात करते हैं PCl5 में वाटर रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, POCl3 बनाता है, ठीक। ऐसी बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं PCl5 का तो ये बनाएगा ही फास्फोनिल क्लोराइड, तो बनाएगा ये फास्फोनिल क्लोराइड बनाएगा ही, साथ ही साथ क्या बनाएगा, H3PO मतलब क्या ना, एसिल क्लोराइड बना लेगा, ठीक। तो फास्फोनिल क्लोराइड सेम उसी तरह है, एसिल क्लोराइड इसमें बना है, एसिल क्लोराइड इसमें बना रहा है, इसमें क्या बनाया, बस आर्थोफॉस्फोरस एसिड बना रहा है, यहाँ क्या बनाया है, फास्फोनिल क्लोराइड बना रहा है, ठीक। ऐसी बात करते हैं अल्कोहल का, यदि PCl5 के साथ बनाएंगे तो वही बनेगा, एथाइल क्लोराइड बनेगा, ठीक, एथाइल क्लोराइड बनेगा और क्या बना लेगा, POCl3 बनाएगा, मतलब फास्फोनिल क्लोराइड ही बनाएगा, ठीक। तो सेम एकदम रिएक्शन है, कोई ज़्यादा याद करने वाली नहीं है इसमें, ओके। अब देखिए अब बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। पहले ये वाला पढ़ लीजिए, जो PCl5 है क्या आता है, 2 dB जाता है, इसको ज़्यादा हीट देंगे तो PCl3 में और क्लोरीन में भी टूट जाएगा, ठीक, ज़्यादा हीट देंगे तो। अब देखिए इंपॉर्टेंट ये है जो Ag है और PCl5 जो है, ठीक, तो जो PCl5 क्या है, टूटने वाला काम करता है, ठीक, टूटता है तो ये क्या है, ब्रेक डाउन होता है अपने मतलब अपने कम वाले में, तो देखिए ब्रेक डाउन होगा, यदि AgCl3 का PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये जो क्लोरीन से टूटा है तो इससे रिएक्शन कर लेता है, तो क्या बना लेगा, AgCl बना लेगा और क्या बना लेगा, PCl3 बना लेगा, ठीक। तो Ag का PCl5 के साथ रिएक्शन करा लेंगे तो क्या बनेगा, AgCl बनेगा और क्या बनेगा, PCl3 बनेगा। ऐसे बात अगर टीन का भी कराते हैं PCl5 के साथ रिएक्शन तो टीन क्लोराइड बनेगा और क्या बनेगा, PCl3 बनेगा, ठीक। अब चलिए हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में। जो PCl3 का एकदम अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है, अमोनिया स्ट्रक्चर कैसा होता है, पिरामिडल शेप होता है अमोनिया का, तो इससे इसका भी स्ट्रक्चर क्या है, पिरामिडल होता है। इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3 होता है, ठीक, जब अमोनिया का रिएक्शन मतलब है स्ट्रक्चर इसका। बात करते हैं PCl5 का स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो ये जो PCl5 का स्ट्रक्चर है ये दो तरीके से हम बात करेंगे इसका। एक होगा इन गैसेस या लिक्विड स्टेट में बात करेंगे, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गैसेस या लिक्विड स्टेट में बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब यहाँ से हाइब्रिडेशन यहाँ पे देख सकते हैं sp3d होता है, ठीक, यहाँ से निकाल सकते हैं आप। PCl5 इसलिए क्या होगा, sp3d हो जाएगा, ठीक।
क्योंकि इस पर एक भी लोन पेयर नहीं है, तो सभी जितने बॉन्ड है वही हो जाएंगे। तो sp3 मतलब 5 है, इसलिए क्या हो जाएगा sp3d हो जाएगा। ठीक, हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3d हो जाएगा। ठीक, यानी स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा। ठीक, तो जो PCl3 इसका स्ट्रक्चर कैसा है, पिरामिडल है, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा PCl5 का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें दो बॉन्ड देखेंगे, एक तो क्या होंगे इक्वेटोरियल पे, सभी क्या है इक्वेटोरियल मतलब इक्वल पे हैं, इक्वेटोरियल पे होंगे। एक कैसे होंगे इक्वेटोरियल पे होंगे, और दो क्या होंगे एक्सियल पे होंगे, मतलब ये इसको बोलेंगे एक्सियल पे, जो ऐसे दूर दूर है। ठीक, जो ऐसे स्ट्रेट हैं इसको बोलेंगे एक्सियल बॉन्ड, और जो ऐसे ऐसे हैं ये क्या है इक्वेटोरियल बॉन्ड। इक्वेटर पे मतलब इसलिए बोलेंगे इक्वेटोरियल, इसको बोलेंगे एक्सियल। ठीक, अब देखिए जो एक्सियल बॉन्ड है, एक बार पहले देख लीजिए, जो एक पहले इक्वेटोरियल की बात करते हैं, जो कि ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड बना रहा है, इस सभी के बीच एंगल कितना होता है 120 डिग्री का होता है। जितने भी इक्वेटोरियल बॉन्ड है सब क्या होंगे 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं एक दूसरे से। ठीक, और सभी के ये जो बॉन्ड लेंथ है सभी का आपस में जो है इक्वेटोरियल का आपस में इक्वल होता है। ठीक, जो इक्वेटोरियल सभी के बॉन्ड आपस में इक्वल होगा और कितना होगा 120 डिग्री का होगा। ठीक, ऐसी बात है टू एक्सियल की बात करते हैं, तो ये दोनों एक्सियल जो बॉन्ड है एक दूसरे से कितना है 180 डिग्री पे हैं। तो दोनों एक्सियल बॉन्ड कितने से हैं, एक दूसरे से 180 डिग्री पे हैं, और दोनों क्या है इक्वल बॉन्ड है। ठीक, दोनों का बॉन्ड लेंथ क्या इक्वल है। ठीक, एक बार फिर देख लीजिए, जो एक्सियल बॉन्ड है एक दूसरे से 180 डिग्री पे है। ठीक, और भी क्या है इक्वल है। और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है ये कैसे हैं, तीनों से कितने मतलब ये तीनों एक दूसरे से कैसे हैं 120 डिग्री पे हैं। ठीक, ये तीनों जो हैं, और इसको क्या बोलते हैं एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो बॉन्ड लेंथ है एक्सियल बॉन्ड लेंथ क्या है ज़्यादा होगा, जो एक्सियल वाले होंगे ज़्यादा दूर होंगे, एक्सियल का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा इक्वेटोरियल से। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक्सियल का जो बॉन्ड लेंथ है, जो एक्सियल वाले हैं इनका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा किससे इक्वेटोरियल वाले से। ठीक, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी याद कर लीजिए। ठीक, एक बार फिर देख लीजिए इक्वेटोरियल कितने होंगे, सभी इक्वेटोरियल जो होंगे कितने एंगल पे बनाएंगे एक दूसरे से 120 डिग्री पे, और जो एक्सियल होंगे क्या होंगे 180 डिग्री पे एक दूसरे से बॉन्ड बनाएंगे। ठीक, और ये जो एक्सियल दोनों हैं ये एक्सियल बॉन्ड का लेंथ ज़्यादा होगा, एक्सियल बॉन्ड का लेंथ, ये तीनों जो इक्वेटोरियल हैं उनसे। ठीक, अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर हमने बात की क्या था, गैसियस या लिक्विड स्टेज में था। ठीक, ये जो हमने स्ट्रक्चर बात की कब है, गैसियस या लिक्विड फेज में है। ठीक, ये बात करते हैं सॉलिड स्टेट में बात करते हैं, जब ये सॉलिड फॉर्म में होता है, जब एग्जिस्ट करता है सॉलिड फॉर्म में, जब एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा, ऐसा होगा आयनिक फॉर्म में बना लेगा। एक PCl4 का प्लस आयनिक फॉर्म बनाएगा, एक PCl6 का माइनस आयनिक फॉर्म बनाएगा। ठीक, तो कैसे होगा एक बार फिर देख लीजिए, जो इसका स्ट्रक्चर होगा दो आयनिक फॉर्म में टूट जाएगा PCl5 का, एक होगा PCl4 पॉजिटिव आयन, एक होगा PCl6 निगेटिव आयन, ये दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स में टूटेगा पॉजिटिव निगेटिव में। अब देखिए यहाँ पे देखिए कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये वाले कॉम्प्लेक्स का टेट्राहेड्रल होगा, और ये वाला देखिए 6 बॉन्ड है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा ऑक्टाहेड्रल होगा। ओके, तो सॉलिड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करेगा, आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एक होगा PCl4 का आयन, एक होगा PCl6 का आयन। ओके, अब बात करते हैं फास्फोरस के ऑक्सो एसिड के बारे में बात करते हैं। तो फास्फोरस का आपको 7 ऑक्सो एसिड के बारे में पढ़ना है। ठीक, जो आपके एनसीईआरटी में दिया है 7 ऑक्सो एसिड के बारे में पढ़ना है। ठीक, अब बात करते हैं आपको पहले 3 मैं एकदम डायरेक्ट याद कराऊँ, एक है हाइपोफास्फोरस एसिड। ठीक, पहला याद क्या करना है आपको हाइपोफास्फोरस एसिड, दूसरा याद करना है आर्थोफास्फोरस एसिड, तीसरा याद करना है आर्थोफास्फोरिक एसिड। ये तीनों को आपको तुरंत याद करना है पहले। ठीक, हाइपोफास्फोरस एसिड, आर्थोफास्फोरस एसिड, आर्थोफास्फोरिक एसिड। ठीक, अब देखिए जो आर्थोफास्फोरस एसिड है इसमें क्या है H3PO2 है। ठीक, जो हाइपोफास्फोरस एसिड है ये क्या है H3PO2 है। ठीक, जो फास्फोरस एसिड है ये क्या है H3PO3 है। ठीक, जबकि जो आर्थोफास्फोरिक एसिड है क्या है H3PO4 है। ओके, तो एक एक ऑक्सीजन आपको एक्स्ट्रा लगाते जाना है। तो ये तीनों ऐसे लाइन से याद कर लीजिए, हाइपोफास्फोरस एसिड, आर्थोफास्फोरस एसिड, आर्थोफास्फोरिक एसिड। ठीक, अब देखिए जो हाइपोफास्फोरस है इसको फास्फेनिक भी एसिड भी बोलते हैं। हाइपोफास्फोरस को क्या बोलते हैं फास्फेनिक बोलते हैं, आर्थोफास्फोरस बोलते हैं फास्फोनिक। आर्थो इसलिए याद कर लीजिए O। ठीक, आर्थो इसलिए याद कर लीजिए फास्फोनिक। ठीक, जबकि ये क्या है हाइपोफास्फोरस है इसलिए क्या है फास्फेनिक। ठीक, हाइपोफास्फोरस को फास्फेनिक बोलते हैं। ठीक, फास्फोनिक, और जबकि आर्थोफास्फोरस को बोलते हैं फास्फोनिक। ठीक, इसको फास्फेनिक, इसको बोलते हैं फास्फोनिक आर्थोफास्फोरस को। ठीक, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाना बहुत ईजी है, क्या करना होगा P डबल बॉन्ड O सभी में होगा ही, P डबल बॉन्ड O वाला सभी में होगा। ठीक, P डबल बॉन्ड O सभी में पहले बना लीजिए। ठीक, बाकी जितना जो बचा वो बस आपको लगाना है। ठीक, तो देखिए यदि आप इसको स्ट्रक्चर लिखना है तो P डबल बॉन्ड एक लगा लेंगे, बचा एक ऑक्सीजन इसलिए एक हाइड्रोक्साइड बना लेंगे, बाकी 2 हाइड्रोजन बना लेंगे। ठीक, तो P डबल बॉन्ड एक आपको सभी में बनाना ही है, सभी स्ट्रक्चर में P डबल बॉन्ड हो, जहाँ जहाँ P होगा उसके ऊपर टोपी लगाना ही है P के ऊपर। ठीक, तो P डबल बॉन्ड आपको लगाना ही होगा, बाकी जितना आपका ऑक्सीजन पहले इसमें क्या बचा एक ऑक्सीजन बता, एक हाइड्रोक्साइड बना लेगा, बाकी 2 हाइड्रोजन ऐसे लग जाएंगे। ठीक, ऐसी बात करते हैं इसमें इसका स्ट्रक्चर की, इसमें P डबल बॉन्ड O लगाना ही है, इसमें बचे 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इसमें लग गया P डबल बॉन्ड O में,
इसमें बचे 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोक्साइड बना लेंगे, एक हाइड्रोजन ऐसे ही बच जाएगा। ठीक, ये हो गया आर्थोफॉस्फोरस एसिड का। अब बात करते हैं आर्थोफॉस्फोरिक एसिड का, यानी H3PO4 की बात करते हैं। तो P डबल बॉन्ड O आपको लगाना ही है। बाकी क्या हुए, अब कितने ऑक्सीजन बने, 3 ऑक्सीजन बचे हैं, तीनों क्या बना लिए, हाइड्रोक्साइड बना लिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं पीओच बॉन्ड के यहाँ पे कितने, एक है, यहाँ पे पीओच बॉन्ड 2 है, यहाँ पे पीओच बॉन्ड 3 है, मतलब ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है। यहाँ पे पीओच बॉन्ड कितने हैं, 3 है। ठीक, और यहाँ पे एक चीज़ ये देखिए, यहाँ पे H बॉन्ड ज़्यादा है, यहाँ पे 2 H बॉन्ड है, यहाँ पीएच बॉन्ड यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा है। पीओच बॉन्ड यहाँ पे क्या है, 2 है, जबकि यहाँ पे पीएच बॉन्ड 1 है, और यहाँ पे पीएच बॉन्ड तो 0 ही है। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, मतलब सॉरी, यहाँ पे पीएच बॉन्ड कितना है, 0 है। ठीक, तो इसमें देखिए हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्या इसको बोलते हैं, हाईली रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। किसका यूज होगा, हाईली रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज होने लगेगा। ठीक, क्योंकि इसके पास क्या है, पीएच बॉन्ड ज़्यादा है। ठीक, पीएच बॉन्ड सबसे ज़्यादा होता है पूरे कंपाउंड में, सबसे ज़्यादा इसी के पास होता है, ये सबसे ज़्यादा हाईली रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज होता है। मैं यहाँ पे लिख दूँ, हाईली क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं, हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2, आर्थोफॉस्फोरस एसिड H3PO3, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4। जो हाइपोफॉस्फोरस है उसको फास्फेनिक बोलते हैं, आर्थोफॉस्फोरस एसिड को बोलते हैं फास्फोनिक, OO। ठीक, तो आपको ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये तीनों याद कर लीजिए। अब देखिए ये दोनों की बात करते हैं, पायरोफॉस्फोरस, पायरोफॉस्फोरिक एसिड की। पायरोफॉस्फोरस का होता है फॉर्मूला H4P2O5 होता है, H4P2O5, और पायरोफॉस्फोरिक एसिड होता है H4P2O7 होता है। ठीक, पायरोफॉस्फोरस का क्या होता है, H4P2O5 होता है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड का क्या होता है, H4P2O7 होता है। ठीक, अब कैसे याद करें, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा। ये क्या है, जो आर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, आर्थोफॉस्फोरस एसिड जो है, बस इसमें क्या कर लीजिए, एक वाटर निकाल लीजिए, इसका 2 अमाउंट लेके इसमें से एक वाटर निकाल लीजिए, ये बन जाएगा। ठीक, ऐसी बात करते हैं, जो आर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड, उसका 2 अमाउंट लेके इसमें से एक वाटर निकाल दीजिए। ओके, तो ये इससे बना है, ये आर्थोफॉस्फोरस एसिड से बना है। जो पायरोफॉस्फोरस है किससे बना है, आर्थोफॉस्फोरस से बना है। इसके 2 अमाउंट को लेकर इससे वाटर निकालना है, इसका 2 अमाउंट लेकर इससे वाटर निकाल लीजिए, पायरोफॉस्फोरस एसिड बन जाएगा। ठीक, ऐसी बात करते हैं, ये वाला जो पायरोफॉस्फोरिक एसिड किससे बना है, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड से बना है। इसमें क्या करना है, 2 आर्थोफॉस्फोरिक एसिड लेके, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड लेके उसमें से वाटर निकाल दीजिए, पायरोफॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं, तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जहाँ पायरो शब्द आ गया तो बीच में ऑक्सीजन लिंक होगा, जहाँ भी पायरो वर्ड आ गया वहाँ बीच में ऑक्सीजन लिंक होगा। ठीक, तो पी डबल बॉन्ड, पी के ऊपर टोपी तो रहेगा, पी के ऊपर ऑक्सीजन होगा, जितने भी पी है उसके ऊपर ऑक्सीजन लगेगा ही, या जो भी हो। ठीक, जहाँ भी फास्फो होगा उसके ऊपर ऑक्सीजन लगेगा ही। ठीक, लगाना ही है। अब बीच में जो पायरो होता है उसमें क्या होता है, बीच में ऑक्सीजन लिंकेज होता है, याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पायरो में क्या होता है, ऑक्सीजन लिंकेज होता है। ठीक, बस इंपॉर्टेंट बस यही है, इतना ही 3 आप बना लोगे, बाकी आप यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना ऑक्सीजन बचा वहाँ आपको हाइड्रोक्साइड लगाना है। ठीक, यहाँ पे बचा आपके 3 यहाँ यूज होंगे, बचे कितने, 2 हाइड्रोक्साइड, एक हाइड्रोक्साइड यहाँ हो गया, एक हाइड्रोक्साइड यहाँ, एक EH यहाँ, एक EH यहाँ हो गया। ठीक, ऐसी बात का बस बनाना बहुत ईजी। यहाँ भी क्या होता है, पायरो तो पायरो में क्या होता है, बीच में ऑक्सीजन लिंकेज होगा ही। ठीक, और टोपी तो होगा, पी के ऊपर डबल बॉन्ड, पी के ऊपर डबल बॉन्ड होगा ही। और यहाँ पे देखिए कितना बचा, 3 यूज हो गया, कितना बचा, 4 यूज होगा, 4 बचा। ठीक, तो चारों क्या होंगे, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, तो यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH होंगे। ठीक, तो पायरोफॉस्फोरस किससे बना है, आर्थोफॉस्फोरस से बना है, उसका 2 लेके उसमें से एक वाटर निकाल दीजिए। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, H4P2O5 होता है, याद कर लीजिए, H4P2O5। पायरोफॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, 2, मतलब आर्थोफॉस्फोरिक एसिड का 2 में से एक वाटर निकालना है। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है, H4P2O7 होता है। ठीक, यहाँ बस एक 2 ऑक्सीजन कम है। ओके, अगला क्या है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक, फास्फोरिक एसिड, ये हाइपोफॉस्फोरस है, ये क्या है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ओके, तो ये क्या है, फास्फोरिक एसिड है। ठीक, ये क्या है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड है। इसका फॉर्मूला आपको याद करना होगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। इसका फॉर्मूला क्या है, H4P2O6 होता है। ठीक, H4P2O6 होता है। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H4P2O6 होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, यहाँ पे बीच में ये पायरो नहीं है, इसमें बीच में ओ वाला लिंकेज नहीं होगा। ठीक, पी के ऊपर टोपी, पी के ऊपर टोपी रहेगा, पी के ऊपर ऑक्सीजन, पी के ऊपर ऑक्सीजन, इनके पी के बीच के में क्या होगा, बॉन्ड होगा। ठीक, पी के बीच में बॉन्ड होगा। ठीक, यहाँ पे ऑक्सीजन बीच में लिंकेज नहीं होगा, ऑक्सीजन लिंकेज इसमें नहीं होता है। ठीक, अब बाकी जितने भी आपके बचे वहाँ पे क्या ले जाइए, हाइड्रोक्साइड लगा दीजिए। ओके, तो आई होप कि आपको ये याद हो गया होगा। ठीक, तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। और देखिए जो लास्ट आपका मेटाफॉस्फोरिक एसिड है, ये क्या होता है, HPO3 होता है, HPO3 होता है। ठीक, इसका एन टाइम भी हो सकता है, HPO3 का एन टाइम हो सकता है, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। ठीक, तो HPO3 एन होता है। ठीक, HPO3 एन। ठीक, अब बात करते हैं जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, इसको याद करना पड़ेगा क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, यहाँ 1 वैल्यू इसकी रखेंगे तो क्या होगा, HPO3, यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो +5 आ जाएगा फास्फोरस का। बात करते हैं यहाँ पे PO से, यहाँ पे तीनों क्या होते हैं, एक एक होते हैं। POP लिंकेज भी तीन होगा, POP लिंकेज भी 3 होगा, OH POH बॉन्ड भी 3 होगा, P डबल बॉन्ड O भी 3 होंगे। ठीक, एक बार फिर देख लीजिए, POP लिंकेज भी 3 होगा, POH बॉन्ड भी 3 होगा,
और पी डबल बॉन्ड ओ भी 3 होंगे। ठीक, अब यहाँ पे अभी ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, पॉलीमेटा फास्फोरिक एसिड है, इसको साइक्लिक फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता है। ठीक, ये इसको 3 फॉर्म 3 के हो सकते हैं, 3 के बारे में बात की है हम जो भी। ठीक, तो 3 मतलब ये साइक्लिक फॉर्म में बना सकता है, साइक्लिक ट्राई मेटा फास्फोनिक एसिड, ये क्या है ट्राई पॉली मेटा फास्फोनिक एसिड। ओके, तो फर्स्ट में कुछ याद नहीं करना है, HPO3 होता है इसका फॉर्मूला, ऑक्सीडेशन नंबर +5 होता है, बाकी सभी में क्या है 3 होंगे, POOP भी 3 होगा, POH भी 3 होगा, P डबल बॉन्ड O भी 3 होगा। ठीक, एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो हाइपोफॉस्फोरस है इसी में PP बॉन्ड का लिंकेज होता है। ठीक, देखिए यहाँ पे केवल एक यही है जो है जिस इसी में क्या है PP के बीच का लिंकेज है, इसी में PP लिंकेज इसी में है केवल, जो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है। ठीक, H4P2 6 वाले में PP लिंकेज है, और बाकी सब में क्या है POP लिंकेज है। ठीक, जो डाइमर वाले हैं जैसे H4P2 5 है, इसमें भी POP लिंकेज है, H4P2 ओसान इसमें POP लिंकेज है। ओके, अब देखिए जो बीच वाले होते हैं, मैंने हमें ऐसा बोला ना, जो बीच वाले होते हैं वो डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन शो करते हैं, आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है। जैसे उसमें हमने बताया था अभी इसके पहले में HNO2 वाला जो था, HNO2 वो बीच वाले होता था, इसलिए क्या होता है डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन शो करता था। HNO2 वो किस में टूटता था, HNO3 में बदलता था और क्या बदलता था, NO बनाता था। ऐसे ये भी डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन शो करता है। आर्थोफॉस्फोरस एसिड जो है, आर्थोफॉस्फोरस एसिड, ये भी डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन शो करता है, क्योंकि यहाँ फास्फोरस क्या है +3 में है। ठीक, तो ये भी डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन शो करता है, ये क्या होगा +5 में चला जाएगा और क्या होगा -3 में चला जाएगा। ठीक, तो देखिए अपने ज़्यादा भी हो गया, अपने से कम हो गया, तो ये डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन है, आपके एनसीईआरटी की है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये आपका जो बीच वाले होते हैं, जैसे ये +3 वाला है, ये किस में जाएगा, और उसमें भी देखिए जो नाइट्रिक एसिड है HNO2 नाइट्रस है, वो भी डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन शो करता था। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन वाले में डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन शो करता है जो नाइट्रस एसिड है। ठीक, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जो H3PO2 यानी जो हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, फास्फोरस जो एसिड है H3PO2 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि उसमें 2 pH बॉन्ड होता है, अभी तक किसी में नहीं होता इतना pH बॉन्ड, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो H3PO2 होता है, यानी जो हाइपोफॉस्फोरस एसिड होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि उसके पास क्या होता है 2 pH बॉन्ड होते हैं। ठीक, तो यदि H3PO2 का यदि रिएक्शन कर दें HNO3 के साथ तो इसको रिड्यूस कर देगा। ठीक, यानी Ag को हटा देगा इसमें से, यानी देखिए Ag क्या है +1 में है। ठीक, Ag क्या है +1 में, तो कहाँ चला गया 0 में चला गया। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं तो क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, तो ये बहुत ज़्यादा लाइन इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके 2000 नीट का भी क्वेश्चन है, 2019 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस हैज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, तो किसकी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज कौन रखता है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2। ओके, देन नीट 2016 क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एसिड, तो कौन सा एसिड के लिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, यही बोला है। क्या बोला, फास्फेनिक किसको बोलते हैं, H3PO2 को बोलते हैं। ठीक, हाइपोफॉस्फोरस एसिड को बोलते हैं फास्फेनिक। ठीक, यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, ये आपका फास्फेनिक एसिड। ठीक, हाइपोफॉस्फोरस एसिड को बोलते हैं फास्फेनिक एसिड, H3PO2 होता है। ठीक, ये होता है आर्थोफॉस्फोरस एसिड, इसको बोलते हैं फास्फोनिक एसिड, H3PO3 होता है। ठीक, यहाँ पर इसमें कितना होता है, एक OH बॉन्ड होता है, POH बॉन्ड कितना इसमें होता है 2, इसमें होता है 1 POH बॉन्ड, इसमें होता है 2 POH बॉन्ड। ठीक, तो अब देख लिया, हम यहाँ बस क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए आइए, तो पहला ही ऑप्शन क्या बोला है, ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखिए बोला है क्या, फास्फेनिक एसिड इज प्रोटिक एसिड, तो फास्फेनिक एसिड बोला डाइप्रोटिक एसिड, तो फास्फेनिक थोड़ी ना होता है डाइप्रोटिक अभी हमने दिखाया कौन होता है, फास्फोनिक। ठीक, यानी जो आर्थोफॉस्फोरस एसिड होता है वो डाइप्रोटोनिक होता है, उसमें 2 OH होते हैं। ठीक, उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 OH होते हैं। ठीक, यानी ये तो गलत बोल रहा है पहले ही कि जो फास्फेनिक एसिड है वो डाइप्रोटिक है, जबकि फास्फोनिक एसिड इज मोनोप्रोटिक, ये गलत उल्टा जस्ट बोल दिया है। इसमें देख सकते हैं जो फास्फेनिक एसिड है इज मोनोप्रोटिक, सही बात है, जो फास्फेनिक एसिड होता है ये क्या होता है, मोनोप्रोटिक होता है। ओके, यानी जो हाइपोफॉस्फोरस एसिड है वो क्या होता है, मोनोप्रोटिक एसिड होता है, जबकि जो वो फास्फोनिक ओ है ना आर्थो, तो जो फास्फोनिक एसिड है वो क्या है, डाइप्रोटिक एसिड होता है, यानी ये ऑप्शन सही है। इसमें बोला दोनों डाइप्रोटिक होते हैं, दोनों मोनोप्रोटिक होते हैं, दोनों गलत है। ठीक, अब देख सकते हैं यही होगा आप। चलिए अब बात करते हैं ऑक्सीजन के कंपाउंड के बारे में, डाई ऑक्सीजन की बात करते हैं। डाई ऑक्सीजन को O2 से डिनोट करते हैं। ठीक, इसका प्रिपरेशन की बात करते हैं तो बहुत ईजी है प्रिपरेशन। ये क्या होता है, कैसे बनाते हैं, हीटिंग ऑक्साइड, जितने भी ऑक्साइड होते हैं, जैसे हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट सच एट क्लोरेट हो गया, नाइट्रेट्स हो गया, परमैंगनेट हो गया, तो क्लोरेट है, नाइट्रेट्स और परमैंगनेट, ये जो सॉल्ट होते हैं इनको आप गर्म करते हो तो क्या देता है, ऑक्सीजन गैस निकलता है। तो इंपॉर्टेंट है, क्लोरेट हो चाहे नाइट्रेट हो चाहे परमैंगनेट हो, क्लोरेट नाइट्रेट परमैंगनेट ये तीनों में से कोई भी है, इसको आप गर्म कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन गैस मिल जाएगा। देखिए आपको एनसीईआरटी में दिखाया क्लोरेट वाला, पोटेशियम क्लोरेट है। ठीक, इसको आप गर्म कर दीजिए। ठीक, पोटेशियम क्लोराइड को आप गर्म कीजिए, क्या बनेगा, KCl बनेगा, और साथ ही साथ बनेगा आपका ऑक्सीजन गैस निकलेगा। ठीक, तो ऑक्सीजन बनाने का सबसे पहला मेथड क्या है, क्लोराइड हो चाहे नाइट्रेट हो चाहे परमैंगनेट हो। तो देखिए क्लोराइड भी क्या होता है, हाई ऑक्सीडेशन नंबर है क्लोराइड का भी,
नाइट्रेट का भी हाई ऑक्सीडेशन नंबर है, पर मैग्नेट का भी हाई ऑक्सीडेशन नंबर है। जिससे हाई ऑक्सीडेशन नंबर होता है वही क्या होता है, ऑक्सीडाइज होते हैं, आपको पता होगा। वही क्या करेंगे, ऑक्सीजन निकालेंगे। तो क्लोरेट है, ये क्या हाई ऑक्सीडेशन नंबर पे है, तो यही अपना यही क्या करेगा, ऑक्सीजन निकालेगा, चाहे नाइट्रेट हो चाहे पर मैग्नेट हो। इसको आप गर्म कर दीजिए, ठीक, आपका क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस निकल जाएगा। ठीक, यहाँ पे रिएजेंट भी दिखाता है, कैटलिस्ट भी दिखाता है, MnO2 भी दिखाता है, लिखता है CRT। ठीक, तो मैग्नीज ऑक्साइड के यहाँ पे मतलब हम कैटलिस्ट भी यूज करते हैं। ओके, तो ये मतलब आप चाहे तो याद कर सकते हैं, मैग्नीज ऑक्साइड का कैटलिस्ट यूज करते हैं। ओके, अब देखिए दूसरा मेथड क्या है, हाई ऑक्सीडाइजिंग मेटल ऑक्साइड। जो हाई ऑक्सीडाइजिंग मेटल होते हैं, जैसे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ज़्यादा होता है, जो हाईली ऑक्सीडाइज, आपको पता होगा कौन कौन से होते हैं। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होते हैं, हाइड्रोजन से नीचे वाले होते हैं, वही क्या होते हैं, हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक, आपको पता होना चाहिए, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हाइड्रोजन से नीचे होते हैं वो क्या होते हैं, हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो ये सब जो Ag है, मरकरी है, लेड है, ये सब क्या हाइड्रोजन से नीचे होते हैं। तो इनके जो ऑक्साइड होते हैं ये क्या होते हैं कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, इनके जो ऑक्साइड होते हैं। तो यदि ऐसे ही वाले को गर्म करते हैं जो क्या हाइड्रोजन के नीचे हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो सब ऑक्साइड को भी गर्म करते हैं, तो आपको क्या मिलता है, ऑक्सीजन गैस निकल जाता है। ठीक, क्योंकि क्या होते हैं, ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक, तो ये सब क्या Ag हो गया, Ag के ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो Ag ऑक्सीजन गैस निकलता है। मर्क्यूरी का ऑक्साइड को गर्म करते हैं, मर्क्यूरी ऑक्सीजन गैस निकलता है। लेड का जो ऑक्साइड है तो गर्म करते हैं, लेड ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस निकलता है। लेड का यदि 2 वाला ऑक्साइड है, मतलब कि +2 वाला जो है लेड वाला ऑक्सीडेशन नंबर वाला, उसको गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस निकलता है। ठीक, सिंपल, इसमें कोई याद करने वाला दिक्कत है नहीं आपको। एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट आप शायद वो वाले में पढ़े होंगे, जो इसका डिकम्पोजिशन होता है, परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 का डिकम्पोजिशन भी करते हैं तो भी आपका क्या निकलता है, ऑक्सीजन गैस निकलता है, वाटर निकलता है। ठीक, तो सिंपल से याद कर लीजिए, H2O2 की डिकम्पोजिशन से भी क्या निकलता है, वाटर और ऑक्सीजन गैस निकलता है। ठीक, अब बात करते हैं, एक अगला लास्ट है हमारा क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू भी हम निकाल सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जो कैथोड होता है इस पर क्या होता है, पॉजिटिव वाले आते हैं। ये कैथोड क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड क्या होता है, निगेटिव होता है, आपको इससे याद होना चाहिए। तो हाइड्रोजन कहाँ हो जाएगा, कैथोड में निकल जाएगा, और एनोड पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन गैस निकल जाएगा, क्योंकि एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए इस पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन गैस आ जाएगा। ओके, तो यदि आपको पता होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल वाले में मैंने पढ़ाया आपको ऑलरेडी। ठीक, इसके बारे में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में आप चाहें तो वहाँ पे देख सकते हैं कि कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होगा, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक, तो कैथोड पे क्या आएगा, हाइड्रोजन गैस आएगा, एनोड पे क्या आएगा, ऑक्सीजन गैस आएगा। दोनों के अपने इसमें रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, वाटर बना, सॉरी ऑक्सीजन गैस, यहाँ सॉरी एनोड पे हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो एनोड पे क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन, तो हमको यहाँ पे एनोड पे हमको मिल जाएगा ऑक्सीजन। ओके, वाटर इलेक्ट्रोलाइटिस करेंगे तो एनोड पे हमको मिलेगा कहाँ, ऑक्सीजन। ठीक, चाहे तो हम यहाँ पे याद भी कर सकते हैं। देखिए पाँचवा मेथड क्या है, इंडस्ट्रियल। हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन ऑफ एयर। जो ऑक्सीजन एयर में जो हमारा जो ऑक्सीजन होता है उसको डिस्टिलेट करके भी हम भर सकते हैं, उसको बना सकते हैं ऑक्सीजन को। ठीक, ये भी मेथड है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते तो ये गैस है तो क्या होगा, कलरलेस होगा, ऑर्डरलेस होगा, और क्या कैसा होगा, सॉल्युबल होगा वाटर में। ठीक, अब बात करते हैं ऑक्सीजन जो होता है पैरामैग्नेटिक होता है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्या है, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक, ऑक्सीजन जो होता है रिएक्ट करता है ऑल मेटल एंड नॉन मेटल। ऑक्सीजन रिएक्ट कर सकता है सभी मेटल और नॉन मेटल से, एक्सेप्ट किसको, Au और Pt को। तो जो जैसे कि हमने बोला ना, ये नोबल मेटल होते हैं, इनसे कोई रिएक्शन नहीं कर सकता। तो Au और Pt भी क्या करता है, इससे तो ऑक्सीजन गैस भी क्या है, सोना और मतलब कि सॉरी मतलब गोल्ड और प्लेटिनम से रिएक्शन नहीं कर सकता। ठीक, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनर्ट होता है, जो महंगे एलिमेंट होते हैं इनसे रिएक्शन ये ऑक्सीजन भी नहीं कर सकता। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, जैसे कि आपको पता होगा जो नाइट्रिक एसिड है वो भी रिएक्शन नहीं कर सकता था मतलब प्लेटिनम और गोल्ड से, ऐसे ये भी रिएक्शन नहीं कर सकता है प्लेटिनम और गोल्ड से। ओके, तो इसके रिएक्शन को हम देख लेते हैं। तो कुछ रिएक्शन नहीं, जैसे कैल्शियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे फास्फोरस का ऑक्साइड बनाएगा। ये जो फास्फोरस P4 वाला यानी हाई ऑक्सीडेशन वाला बनाएगा, P4O10 बनाएगा फास्फोरस का। जिंक कॉपर कार्बन का ऑक्सीजन के साथ करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। जिंक सल्फेट ऑक्सीजन गैस बनाएंगे तो देखिए क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा, क्या बनेगा, SO2 गैस बनेगा। ठीक, ऐसे बात करते हैं मेथेन का ऑक्सीजन के साथ बनाएंगे, ये तो आप जानते हैं क्या है, ये कंबसन रिएक्शन है। मेथेन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे क्या बना, CO2 और वाटर निकलेगा। ठीक, CO2 वाटर। ठीक, अब आइए कुछ और रिएक्शन देख लेते हैं। तो देखिए ये सब रिएक्शन अपने आप हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शन है इसमें हमको कैटलिस्ट देना पड़ता है तो रिएक्शन होता है। तो देखिए जो SO2 गैस है इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे आपको पता होगा ये कौन सा कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का मेथड है। ठीक, जिसमें कहते हैं SO2 का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे क्या कौन सा कैटलिस्ट लेंगे, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट लेंगे, तब जाके SO3 बनेगा। ठीक, यहाँ पे ऑक्सीजन का रिएक्शन करा सकते हैं, या पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का। ठीक, SO2 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो भी क्या बनेगा, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड बनेगा। ओके, सॉरी मतलब कैटलिस्ट कौन सा लेंगे, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड लेंगे कैटलिस्ट, और क्या बनेगा, SO3 गैस बनेगा। ओके, ऐसे बात करते हैं HCl
HCl का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये भी आप जानते हैं कौन सा ये है, डेकेन प्रोसेस है। ठीक, इसमें क्या कहते हैं, कौन सा कैटलिस्ट लेते हैं, कॉपर क्लोराइड कैटलिस्ट लेते हैं, कॉपर क्लोराइड। ठीक, तो हमारा क्या बनता है, क्लोरीन गैस बनता है। ये क्लोरीन गैस बनाने का मेथड है, ये क्या है, डेकेन प्रोसेस है। ठीक, ये कौन सा प्रोसेस है, डेकेन है। ठीक, डेकेन प्रोसेस है। ये क्या है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। इससे हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं ये वाले से, और ये वाले से क्या बनाते हैं, क्लोरीन गैस बनाते हैं। ओके, एक बार फिर देख लीजिए, SO2 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं वेरियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंट में, क्या बनेगा, SO3 गैस बनता है। ये क्या है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में है। ठीक, जब क्या HCl को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरीन गैस बनता है, वाटर बनता है। ये क्या है, डेकेन प्रोसेस है। ओके, अब अगला कंपाउंड की बात करते हैं, ओजोन। ठीक, इसको O3 से डिनोट करते हैं, ओजोन के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीजन का ये भी अगला कंपाउंड है, ओजोन। ओजोन क्या है, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको एलोट्रॉप्स भी बोलते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन क्या है, एलोट्रॉप्स है। ठीक, बात करते हैं इसका प्रिपरेशन मेथड क्या है, बहुत अच्छा मेथड है इसका, सिंपल सा है। क्या है, व्हेन स्लो ड्राई स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन इज पास थ्रू द साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक, तो कोई एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब होता है, उसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस पास करते हैं। ठीक, ऑक्सीजन गैस पास करते हैं, जिससे क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ 10% ऑक्सीजन, तो 10% ऑक्सीजन कन्वर्ट कर देता है ओजोन में। ठीक, तो एक बार फिर देख लीजिए, वैन क्या होता है, स्लो, बहुत धीरे धीरे हम क्या करते हैं, ड्राई स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ड्राई स्ट्रीम को हम पास करते हैं किसमें, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब होता है, उसी में हम पास करते हैं, जिससे क्या होता है, कन्वर्जन हो जाता है ऑक्सीजन का ओजोन में, कितना, 10% ऑक्सीजन का कन्वर्जन हो जाता है ओजोन में। ठीक, द प्रोडक्ट इज नोन एज ओजोनाइजर ऑक्साइड, तो इस जो प्रोडक्ट बना है उसको बोलते हैं ओजोनाइजर ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक, प्रोडक्ट को, तो बस सिंपल सा है, कोई कौन सा ये इंपॉर्टेंट, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब, इसी में ही बनता है आपका ओजोन, ऑक्सीजन भेज के बनाते हैं ओजोन। अब देखिए, जो बनाते हैं बहुत ज़्यादा इसको एनर्जी देनी पड़ती है बनाने के लिए, ये कैसा होता है, इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं तब जाके बनता है, बहुत ज़्यादा साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देते हैं तब जाके बनता है। ठीक, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हमको देना पड़ता है, तो ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो आपका बनेगा ओजोन। ओके, यहाँ 3 है। ओके, तो ये मेथड है, ये क्या है, इंडोथर्मिक प्रोसेस है, इंडोथर्मिक यानी हमको एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक, अब देखिए आपका एनसीईआरटी क्या बोलता है, इफ कन्वर्जन ऑफ ओजोन इज ग्रेटर देन 10%, यदि जो कंसंट्रेशन है, सॉरी, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन, जो कंसंट्रेशन है 10% से अधिक लेना है, बनाना है। ठीक, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज ग्रेटर देन 10% आर रिक्वायर्ड अ बैटरी ऑफ ओजोनाइजर। ठीक, तो हमको क्या करना होगा, बैटरी ऑफ ओजोनाइजर लेना पड़ेगा। ठीक, यदि हमको कंसंट्रेशन 10% से ज़्यादा चाहिए तो। इसके प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, कैसा होता है, ये पेल ब्लू कलर का गैस होता है, पेल ब्लू कलर का गैस होता है, या डार्क ब्लू लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, या वायलेट डार्क सॉलिड फॉर्म में भी ये मिल सकता है आपको। ठीक, तो कैसा, पेल ब्लू कलर का गैस फॉर्म में मिलेगा, डार्क ब्लू कलर में क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, और वायलेट ब्लैक कलर में सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। ठीक, अब बात करते हैं जो इसका कंसनट्रेशन है, क्या होगा, 100 ppm से ज़्यादा होता है। ठीक, यदि इसका कंसनट्रेशन क्या है, 100 ppm से ज़्यादा हो गया तो हमको क्या होगा, हेडेड होगा और नॉजिया हमको होने लगेगा। तो ये हार्मफुल गैस नहीं है, लेकिन ये क्या होगा, यदि इसका कंसनट्रेशन कुछ ज़्यादा ही हो गया, 100 ppm से भी ज़्यादा हो गया तो हमको नॉजिया होने लगेगा और हेडेक होने लगेगा। ठीक, अब देखिए जो ओजोन है क्या है, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है। ठीक, बहुत ही अनस्टेबल होता है, तुरंत ही क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है, तुरंत ही ब्रेकडाउन हो जाता है, तुरंत ही टूट जाता है। ठीक, तो ओजोन क्या होता है, थर्मोडायनेमिकली क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक, तो ओजोन अपने आप ही क्या होता है, टूटने लगता है। ठीक, तो ओजोन क्या है, जो O3 अपने आप किस में जुड़ जाता है, ऑक्सीजन में, और क्या वो बनाता है, नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है, तो ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। ठीक, और ये कैसा है प्रोसेस, जब अपने आप ब्रेक हो रहा है, यानी क्या है, इसमें क्या होगा, हमको हीट मिलेगा, यानी कैसा होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। ठीक, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, जो इसका टूटने वाला प्रोसेस है क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, अपने आप टूट रहा है, यानी एनर्जी अपने आप मिलेगी हमको। ओके, क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, यानी डेल्टा एच हो गया होगा निगेटिव होगा, डेल्टा एच भी क्या होता है पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि क्या है, ब्रेकडाउन हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा और डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। ठीक, यहाँ से आप देख सकते हो, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लाइन, डेल्टा एच क्या होगा, निगेटिव होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, डेल्टा जी भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो ये सभी प्रोसेस बताता है स्पॉन्टेनियस को, यानी क्या हो रहा है, अपने आप स्पॉन्टेनियस को हो रहा है। ठीक, ये तीनों आपको ये बता सकता है कि क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है, थर्मो जो ओजोन का डिसोसिएशन है या ब्रेकडाउन है। ओके, अब बात करते हैं ड्यू टू नेसेंट ऑक्सीजन ओजोन एक्ट एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ड्यू टू नेसेंट ऑक्सीजन, जो नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ से निकला, इसलिए ओजोन कैसे एक्ट करता है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। ठीक, तो बात करते हैं जैसे ओजोन क्या है, जैसे फास्ट ये जो लेड का सल्फेट है, इसको लेड को भी क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, लेड का सल्फेट बना देगा, लेड सल्फर है तो क्या बना, लेड सल्फेट बना देगा। ठीक, ओजोन ऐसे क्या है, आयोडीन है तो आयोडीन क्या बना लेगा, आयोडीन जो निगेटिव में है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको किस में भेज देगा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में भेज देगा। तो ये बहुत अच्छा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस सभी को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो जब भी आपको कोई रिएक्शन देखिए, आपको बस पता होना चाहिए ओजोन क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तब तुरंत आप रिएक्शन अपने आप करने लगोगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा ओजोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज करेगा, इसका काम यही होगा। ठीक, तो बहुत ईजी है, रिएक्शन याद करना बहुत कठिन है नहीं।
अब देखिए एनसीईआरटी क्या बोलता है, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, जो NO होता है, नाइट्रोजन जो ऑक्साइड होता है, रिलीज इन एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन, जो जेट एरोप्लेन होता है सुपरसोनिक वाले, उससे क्या निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस निकलता है, जो कि क्या करता है, माइल्डली स्लो बी डिस्पर्सन ऑफ डिस्प्लेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन लेयर, जो क्या करता है, धीरे धीरे क्या करता है, ओजोन लेयर को क्या करता है, डिस्प्लेट करता है। जो एरोप्लेन उड़ रहे हैं, जो सुपरसोनिक जेट वाले एरोप्लेन जो आसमान में उड़ रहे हैं, उससे क्या होता है कि जो NO गैस निकलता है, ये क्या करता है, NO गैस ये क्या करता है कि जो ओजोन के लेयर को क्या करता है, डिस्प्लिट करता है, कि यानी ब्रेक डाउन करता है ओजोन के लेयर को। ठीक, ये एनसीईआरटी बोलता है, यानी NO जो है ओजोन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, NO2 बनाता है और ऑक्सीजन गैस बनाता है। ठीक, इसलिए जो सुपर जेट प्लेन जिससे NO गैस निकलता है, वो क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, जो कि क्या करता है, ओजोन लेयर का डिस्पर्सन करता है। ठीक, यानी जो NO है क्या करता है, O3 के साथ रिएक्शन करके NO2 और ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। ठीक, अब बात करें जो फ्रेऑन गैस है, जो कि रेफ्रिजरेटर में निकलता है, वो भी क्या करता है, ओजोन के लेयर को डिस्प्लिट करता है। ठीक, तो जो फ्रेऑन गैस है इन रेफ्रिजरेटर आल्सो डिस्प्लिटिंग द ओजोन लेयर, तो ये भी क्या करता है, डिस्प्लिट करता है ओजोन के लेयर को। ओके, तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एंगुलर होता है ओजोन का, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एंगुलर होता है। ठीक, और कैसा होता है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होता है। तो ये ओजोन का लेयर स्ट्रक्चर कैसा होता है, एंगुलर होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये रेजोनेटिक होता है। ठीक, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं टू ऑक्सीजन एटम, टू ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन द ओजोन मॉलिक्यूलर आइडेंटिकल, तो ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन वाले, ये क्या है, दोनों आइडेंटिकल है इनका बॉन्ड लेंथ, क्योंकि क्या है, इसमें रेजोनेंस है, रेजोनेंस होने का इनका बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इक्वल हो जाता है। ठीक, नीट 1995 का क्वेश्चन है, इसमें बोला एवर 20 किलोमीटर एबव द अर्थ देयर इज ओजोन लेयर। ठीक है, 20 किलोमीटर पे ही क्या होता है, ओजोन का लेयर बनता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन एंड ओजोन लेयर इज ट्रू, तो इसमें कौन सा लेयर, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है ओजोन और ओजोन लेयर के लिए। ठीक, पहला ऑप्शन क्या है, ओजोन हैज़ अ ट्राई एटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल, गलत, लीनियर थोड़ी ना होता है, एंगुलर मॉलिक्यूल होता है। ठीक, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ओजोन क्या होता है, लीनियर मॉलिक्यूल नहीं, एंगुलर मॉलिक्यूल होता है। ठीक, ट्राई एटॉमिक तो सही है, लेकिन क्या है, एंगुलर मॉलिक्यूल होता है। ठीक, यानी ये ऑप्शन गलत है। हमसे बोला कौन सा सही ऑप्शन, यही पूछा है, स्टेटमेंट इज कौन सा ट्रू है। ठीक, तो ओजोन इज हार्मफुल है एज स्टॉप द यूजफुल रेडिएशन, नहीं, यूजफुल रेडिएशन को हटाता है, जो यूवी रेडिएशन है, गंदे गंदे रेडिएशन है, उसको हटाता है, तो ये हार्मफुल नहीं है, ये क्या है, मतलब यूजफुल है। ठीक, तो ओजोन इज यूजफुल होना चाहिए, एज स्टॉप करता है यूजफुल रेडिएशन को। ठीक, मतलब ये उल्टा ही बोला है जो भी। अगला क्या है, इट इज़ ए बेनिफिशियल फॉर स्टॉप यूवी रेडिएशन, तो ये किसके लिए बेनिफिशियल होता है, यूवी रेडिएशन को मतलब कि स्टॉप करने के लिए बेनिफिशियल होता है। सही बात है, क्या होता है, बेनिफिशियल होता है, किसको स्टॉप करता है, क्या है, किसको, यूवी रेडिएशन को, ये बात भी सही है। डी क्या है, कन्वर्जन ऑफ O3 to O2 इज एन इंडोथर्मिक रिएक्शन, सही बात है, O3 से O2 का रिएक्शन, सॉरी इंडोथर्मिक बोल रहा है, जो ओजोन का ब्रेकडाउन है क्या है, एक्सोथर्मिक है, अपने आप टूटता है, ब्रेकडाउन होता है ओजोन। ठीक, क्या है, एक्सोथर्मिक है, तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक, इंडोथर्मिक बोला है। ओके, अब बात करते हैं सल्फर के इलेक्ट्रॉप्स के बारे में बात करते हैं, सल्फर के कंपाउंड की बात करते हैं। तो सल्फर के दो इलेक्ट्रॉप्स आपको पढ़ने हैं, एक होता है रोम्बिक सल्फर होता है, जिसको अल्फा सल्फर भी बोलते हैं, दूसरा होता है मोनोक्लिनिक सल्फर, जिसको बीटा सल्फर भी बोलते हैं। ठीक, तो एक है रोम्बिक सल्फर, अल्फा सल्फर, दूसरा है मोनोक्लिनिक, बीटा सल्फर। ओके, अब देखिए जो रोम्बिक सल्फर है, अल्फा सल्फर है, कैसा होता है, येलो कलर का होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, 385 केल्विन होता है। ठीक, यानी कम होता है इससे। ठीक, और जबकि जो मोनोक्लिनिक सल्फर है कैसा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, 393 केल्विन है। ठीक, इससे ज़्यादा है इसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, और क्या होता है, ये कैसा होता है, कलरलेस होता है। ठीक, तो याद करिए जो मोनो वाला है इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, बस ये इंपॉर्टेंट है कि मोनो वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। ये आपको नंबर याद हो चाहे ना याद हो, पर याद होना चाहिए, मोनो का ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तब जाके मोनोक्लिनिक बनेगा, सल्फर यानी बीटा सल्फर बनेगा। ठीक, अब बात करते हैं ये कैसे बनता है, फ्रॉम इवोलेटिंग ऑफ सोल्यूशन ऑफ रोल सल्फर इन CH2, तो CH2 के सॉल्यूशन में इसको क्या करते हैं, इसको वेपर बना के इसको बनाया जाता है। ठीक, ऐसे याद कर सकते हैं, जो रोल सल्फर है इसको क्या करते हैं, CH2 के सॉल्यूशन में इसको एवोलेट करके बनाते हैं। ठीक, इसको कैसे बनाते हैं, मेल्टिंग रोम्बिक सल्फर, ये मेल्टिंग रोम्बिक सल्फर से ही बनता है। इसको कैसे बनाते हैं, मेल्टिंग रोम्बिक सल्फर इन डिस्क एंड क्वाइल क्रस्ट इन फॉर्म, इसको कैसे बनाते हैं, जो ये है रोम्बिक सल्फर इसी से बनाते हैं। इसको क्या करते हैं, डिस्क बना के, एक डिस्क के ऊपर इसको रोल करके, पता नहीं जो भी बोल रहा है, रोल करके उसको ठंडा होके उसका जो क्रस्ट बनता है उसको गर्म करते हैं, जो उसका क्रस्ट बनता है उससे ही बनता है आपका मोनोक्लिनिक बनता है। ठीक, ये कहता है 2 होल इन क्रस्ट, जो क्रस्ट बना उसमें 2 होल होते हैं, सब एनसीईआरटी लाइन इसलिए मैंने लिखा, जो उसका होल है उसमें 2 क्रस्ट होते हैं। ठीक, मतलब सॉरी जो इसके क्रस्ट में 2 होल होते हैं। ठीक, और किससे बनता है, ये रोम्बिक सल्फर से ही बनता है। ठीक, ये क्या है, ये सल्फर को गर्म करते हैं CH2 के सॉल्यूशन में। ठीक, इवोलेट मतलब ठंडा होकर क्या बनता है, ये रोम्बिक सल्फर बनता है। ठीक, जबकि इससे ये बनता है, रोम्बिक सल्फर से क्या बनता है, मोनोक्लिनिक सल्फर बनता है। ओके, बस सिंपल सा इनका मेथड याद करने का।
अब बात करते हैं जो क्या है इनसॉल्युबल इन वाटर, ये भी इनसॉल्युबल होता है वाटर में, और क्या होता है सॉल्युबल इन बेंजीन एंड अल्कोहल एंड रेडली सॉल्युबल इन CH2, ठीक। तो ये भी क्या है इनसॉल्युबल होता है वाटर में और CH2 में, लेकिन सॉल्युबल है। लेकिन और ये भी क्या है इनसॉल्युबल होता है वाटर में और CH2 में, ये भी क्या होता है सॉल्युबल होता है। तो दोनों सेम है प्रॉपर्टीज। ये भी क्या होता है इनसॉल्युबल होता है वाटर में, CH2 में सॉल्युबल होता है, जबकि ये क्या है इनसॉल्युबल होता है वाटर में, CH2 में, ये भी क्या होता है सॉल्युबल होता है, ठीक। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेबल बिलो 369 केल्विन, 369 के केल्विन के से कम टेम्परेचर तभी ये स्टेबल होगा, ठीक। इससे ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं ये कब स्टेबल होगा, स्टेबल एबव 369 केल्विन, यदि इससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तभी ये स्टेबल होगा, ओके। बस आपको सिंपल याद करना है, इसका टेम्परेचर कम होना चाहिए। मैंने बोला ना इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इसका टेम्परेचर कम होता है। रोम्बिक सल्फर या अल्फा सल्फर का टेम्परेचर कम होना चाहिए, रोम्बिक सल्फर, ठीक। अब मोनो को याद कर लो, मोनो वाले का यानी मोनोक्लिनिक का याद कर लीजिए, इसका टेम्परेचर अधिक होता है, ठीक। 669 से अधिक टेम्परेचर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, टेम्परेचर वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक। इससे अधिक टेम्परेचर हुआ तभी क्या होगा ये स्टेबल होगा, ठीक। इससे ये कम टेम्परेचर होगा तो ये स्टेबल होगा। रोम्बिक सल्फर कम टेम्परेचर स्टेबल होगा, मोनोक्लिनिक टेम्परेचर सल्फर जो है ज़्यादा टेम्परेचर भी स्टेबल होगा, ओके। अब देखिए क्या करता है एनसीईआरटी क्या बोलता है, अल्फा सल्फर जो है 669 से अधिक कम टेम्परेचर तो अल्फा सल्फर होगा, इससे ज़्यादा है तो बीटा सल्फर होगा। ये आप मैप को ऐसे बना के भी दिखा दिया हूँ आपको, ठीक। अब एनसीईआरटी ये बोलता है S69 केल्विन, जब एकदम 69 केल्विन हो, एकदम केवल 69 एकदम इक्वल टेम्परेचर हो 69 केल्विन, तो बहुत दोनों फॉर्म स्टेबल होंगे, तो दोनों फॉर्म बना लेगा, तो दोनों फॉर्म स्टेबल होंगे। दिस टेम्परेचर इसका ट्रांजिशनल टेम्परेचर, तो इस टेम्परेचर को बोलते हैं ट्रांजिशनल टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक। जब 69 केल्विन टेम्परेचर होगा तो दोनों फॉर्म होंगे, आपके दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे, और क्या होगा कि ऐसे टेम्परेचर क्या बोलते हैं ट्रांजिशनल टेम्परेचर बोलते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी बोलता है आपका कि बहुत रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर जो होते हैं एसिड टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, ठीक। तो दोनों क्या है रोम्बिक है और मोनोक्लिनिक दोनों क्या बनाते हैं S8 वाले कंपाउंड बनाते हैं। और जो S8 वाले होते हैं कैसे होते हैं क्रॉन शेप के होते हैं, जो S8 सल्फर 8 वाले जो होते हैं क्या होते हैं क्रॉन शेप के होते हैं, इसमें 8 हैं इसलिए क्या होते हैं क्रॉन ताज के शेप के होते हैं S8 वाले, ठीक। और जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो रोम्बिक और अदर को यदि छोड़ दें इन दोनों को, देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक वाले जो सल्फर होंगे वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं S8 वाले फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ये वाला फॉर्म ये बना सकते हैं, ठीक, ठीक। S8 वाला कंपाउंड बना सकते हैं, जो रोम्बिक सल्फर है और मोनोक्लिनिक है ये क्या बनाते हैं S8 वाले कंपाउंड बनाते हैं। जो S8 वाले होते हैं जो सल्फर 8 वाले होते हैं वो क्या बनाते हैं क्रॉन शेप के बना लेते हैं, ठीक, अपने क्रॉन शेप में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक। अब बात करते हैं जो ये कुछ अदर की बात करें, जैसे रोम्बिक और मोनोक्लिनिक को छोड़ के कुछ अदर की बात करें, सर्वल अदर जो होते हैं मॉडिफाइड सल्फर जो होते हैं जिनके पास 6 से 20 तक के अमाउंट होते हैं सल्फर के, वो क्या बनाते हैं चेयर शेप मतलब बनाते हैं, वो क्या बनाते हैं चेयर शेप। तो अदर की बात करें वो क्या बनाते हैं 6-8 टाइप के कंपाउंड बना लेते हैं, और ये 6-8 का कैसा होता है स्ट्रक्चर चेयर शेप होता है। तो बस ये इंपॉर्टेंट है 6-8 का स्ट्रक्चर कैसा होता है चेयर शेप, S6 का स्ट्रक्चर कैसा होता है चेयर शेप, S6 का स्ट्रक्चर चेयर शेप होता है, और S8 का स्ट्रक्चर कैसा होता है क्रॉन शेप का होता है, ठीक। S8 का स्ट्रक्चर कैसा होता है क्रॉन शेप का, ओके। अब देखिए एनसीईआरटी आपका ये लाइन लिखता है एट यूबरेट टेम्परेचर, यदि 1000 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर है तो आपका H2 वाला जो गैस है H2 का कोई कंपाउंड अभी तक मिले नहीं है, फिर भी यदि इससे ज़्यादा टेम्परेचर है तो H2 वाले कंपाउंड आपको एग्जिस्ट कर जाता है, ठीक। तो एट यूबरेट टेम्परेचर 100,000 केल्विन यदि टेम्परेचर है तो उसमें क्या होगा H2 इज डोमिनेंट, तो H2 वाला जो कंपाउंड है वो डोमिनेंट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, ऑक्सीजन की तरह पैरामैग्नेटिक ये होगा, ठीक। तो H2 का कोई कंपाउंड आपने देखा नहीं होगा, ठीक। यदि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आपने दिया तो H2 वाले कंपाउंड बना सकता है, लेकिन तो हमेशा सल्फर 8 वाले में होगा या तो 6 वाले में ही बनाएगा, हमेशा सल्फर का 8 वाला होगा या सल्फर का 6 वाला होगा। सल्फर 8 क्या बनाता है क्रॉन शेप, सल्फर 6 क्या बनाता है चेयर शेप। लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो सल्फर मतलब 1000 केल्विन टेम्परेचर है तो डोमिनेट कर जाता है H2 वाला स्ट्रक्चर भी, ठीक। और H2 स्ट्रक्चर इसलिए क्या होगा ये भी क्या होगा पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की तरह हो गया इसलिए क्या होगा पैरामैग्नेटिक होगा। ओके गाइस, तो मैं इधर ही खत्म करता हूँ क्योंकि 15 से 20 मिनट का और लेक्चर है, 15 से 20 मिनट्स का, ठीक। पर मैं थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा, मेरे गले में प्रॉब्लम हो रही है इसलिए मैं लेक्चर इधर ही बंद करता हूँ, ठीक। तो आई होप आपको अच्छा लगा ये लेक्चर, तो प्लीज़, और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बोलने में गले में, इसलिए मैं इधर ही स्टॉप करता हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर द वीडियो।